नमस्कार साथियों, चलिए आज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। देखिए, कई स्टूडेंट्स को ना ये सब्जेक्ट बड़ा ड्राई लगता है, पर मेरा यकीन मानिए ये आपके मेरे हम सब के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है आपने, एक तरफ है हमारी ख्वाहिशें, एक अच्छी नौकरी चाहिए, बढ़िया घर हो, एक शानदार गाड़ी हो, ये लिस्ट तो भाई कभी खत्म ही नहीं होती। और दूसरी तरफ है हमारे साधन, मतलब हमारा पैसा, हमारा समय, जो हमेशा हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। बस इसी अनलिमिटेड इच्छाओं और लिमिटेड साधनों के बीच जो चुनाव करने की कला है ना, जो मैनेजमेंट है, उसी का नाम है इकोनॉमिक्स। और इसको समझना एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का पूरा फाउंडेशन, पूरी नींव मजबूत करने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की जड़, उसकी मूलभूत समस्या को पकड़ेंगे। अगर ये समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए आधा सब्जेक्ट तो यहीं क्लियर हो गया। फिर हम इसे देखने के दो नजरिए, माइक्रो और मैक्रो के चश्मे से देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाजार का जो दिल होता है ना, यानी मांग और आपूर्ति, उसका पूरा खेल समझेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि दुनिया में अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने पहले और सबसे जरूरी टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र, चाहे आप देश की बात करें या अपने घर के बजट की, सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय समस्या पर टिका हुआ है। अगर आपने इसकी नब्ज पकड़ ली, तो यकीन मानिए आपका आधा कॉन्सेप्ट यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा। अब जरा स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ है हमारी अनंत इच्छाएं। सोच कर देखिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमनी है, अच्छे कपड़े पहनने। ये लिस्ट कभी खत्म होती है क्या? कभी नहीं। और दूसरी तरफ क्या है? सीमित संसाधन। हमारे पास पैसा, समय, जमीन, सब कुछ लिमिटेड है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका समय ही है। दिन में है तो 24 घंटे ही ना। आप चाहे तो भी सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकते। बस इसी टकराव से, इसी खींचतान से इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। तो फिर इकोनॉमिक्स है क्या? ये इसी बात का अध्ययन है, इसी बात की स्टडी है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेस को, इन दुर्लभ साधनों को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए कैसे बांटते हैं, कैसे एलोकेट करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो यह चुनाव करने का विज्ञान है, द साइंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। ये डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और देखिए, जब भी हम कोई चुनाव करते हैं ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। इसको बहुत ध्यान से समझना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, मैं बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है किसी एक चीज को पाने के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी चीज आपने छोड़ दी, उसकी कीमत। मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया और इसके लिए एक अच्छी खासी नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, तो वो नौकरी और उसकी तनख्वाह आपकी यूपीएससी की तैयारी की अवसर लागत है। कितना सिंपल है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आप एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में कई दूसरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। आज आप ये क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस समय कोई मूवी नहीं देख रहे। यही ट्रेड ऑफ, यही लेन देन अर्थशास्त्र के बिल्कुल दिल में बसा है। हमारे हर रोज के फैसले इसी पर तो टिके हैं। बहुत बढ़िया, पहला फाउंडेशन स्टोन, पहली ईंट हमने रख दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र को समझने के ये दो अलग अलग चश्मे, या कहें तो दो अलग अलग लेंस कौन से हैं। इन्हें हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें अंतर बहुत ही आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो का मतलब है छोटा, जैसे हम माइक्रोस्कोप से एक सेल को देखते हैं ना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक अकेली कंपनी के आर्थिक फैसलों को देखते हैं, जैसे आपके घर का महीने का बजट। वहीं दूसरी ओर मैक्रो का मतलब है बड़ा, जैसे हम दूरबीन से पूरे जंगल को देखते हैं ना, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जैसे देश की जीडीपी, महंगाई दर, बेरोजगारी या फिर हमारा नेशनल बजट। अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। यूपीएससी के सिलेबस में साफ साफ इंडियन इकोनॉमी लिखा है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं लिखा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सवाल ज्यादातर भारतीय संदर्भ में पूछे जाएंगे और वो थ्योरेटिकल नहीं होंगे, वो इशू बेस्ड होंगे। इसीलिए हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्फ्लेशन, एमएसपी, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे टॉपिक्स पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए।
ठीक है, अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे किसी भी बाजार की धड़कन कहा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। अगर आपने ये समझ लिया तो बाजार का पूरा खेल, कीमतों का घटना बढ़ना, सब आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। खुद सोचिए, जब टमाटर 100 रुपए किलो हो जाते हैं तो घर पर मम्मी क्या बोलती हैं? अरे टमाटर कम इस्तेमाल करो, है ना? और जब वही टमाटर 20 रुपए किलो होते हैं तो हम चटनी भी बनाते हैं, सलाद भी खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब है कीमत और मांग के बीच एक उल्टा यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। अब आप खुद को एक दुकानदार या एक किसान समझिए। अगर आपको पता चले कि बाजार में प्याज की कीमत बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्याज बेचें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। सही कहा ना? तो जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। यहाँ पर एक सीधा यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। हर चीज पर कीमत के बदलाव का असर एक जैसा नहीं होता। यहीं पर इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। स्क्रीन पर देखिए, इलास्टिक डिमांड का मतलब है फ्लेक्सिबल डिमांड। मतलब कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो मांग में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे लग्जरी कार या टीवी, अगर ये महंगे हो गए तो लोग खरीदना टाल देंगे। दूसरी तरफ इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है नॉन फ्लेक्सिबल डिमांड, यानी ऐसी मांग जो बदलती नहीं। कीमत में बहुत बड़ा बदलाव होने पर भी मांग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे नमक या जीवन रक्षक दवाइयां, ये कितनी भी महंगी हो जाएं, लोग इन्हें खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बहुत अच्छे, हमने मांग और आपूर्ति को समझ लिया। लेकिन क्या हर देश में बाजार एक ही तरह से काम करता है? ये कौन तय करता है कि क्या बनेगा और कितना बनेगा? सरकार तय करती है या प्राइवेट कंपनीज? चलिए अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पर एक नजर डालते हैं। देखिए, दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना या इंडिया, इन 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने ही पड़ते हैं। ये 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाया जाए। देश के लिए अनाज ज्यादा जरूरी है या हथियार? दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस इट, यानी इसे कैसे बनाया जाए। ज्यादा मशीनों से काम लें या ज्यादा लोगों को रोजगार दें। और तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस इट, यानी जो बन गया वो किसके लिए है। अमीरों के लिए लग्जरी सामान बनाना है या गरीबों के लिए जरूरी चीजें बनानी है। कोई देश इन 3 सवालों के जवाब कैसे देता है, इसी आधार पर 3 मुख्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां सारे फैसले कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। और उनका लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। दूसरी है सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां सारे बड़े फैसले सरकार लेती है और लक्ष्य होता है सामाजिक कल्याण। और तीसरी है मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि लाभ और कल्याण के बीच एक बैलेंस बना रहे। और हमारा भारत, ये सवाल इंटरव्यूज तक में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत हमेशा से ही एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है, बस समय के साथ तराजू का पलड़ा बदलता रहा है। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले सरकार का पलड़ा भारी था, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ती गई। हम आज भी मिश्रित हैं, लेकिन हमारा झुकाव अब पूंजीवाद की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया है। और अब आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, बाजार की संरचनाएं। बाजार में कितने बेचने वाले हैं और उनके बीच मुकाबला कैसा है, इस आधार पर बाजार के ये प्रकार होते हैं। मोनोपोली में सिर्फ एक ही बेचने वाला होता है, जैसे इंडियन रेलवेज का उदाहरण ले सकते हैं, तो उसकी मनमानी चलती है। ओलिगोपोली में कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे हमारे देश का टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल, वीआई, बस यही तो हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं और सबका माल एक जैसा होता है, जैसे कोई सब्जी मंडी जहां ग्राहक को सबसे अच्छी कीमत मिलती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बेचने वाले तो बहुत होते हैं, पर हर कोई अपने उत्पाद को थोड़ा अलग बताता है। जैसे रेस्टोरेंट्स, कोई कहता है हमारे यहाँ बेस्ट बिरयानी है, तो कोई कहता है हमारे यहाँ बेस्ट पिज्जा है। तो आज हमने अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा।
अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप अखबार में पढ़ें या न्यूज में देखें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं या आरबीआई ने ब्याज दरें बदल दी, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, ये जो सिद्धांत हमने आज सीखे हैं, कमी का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत और मांग आपूर्ति का खेल, ये सब उन खबरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब आप ये कनेक्शन बनाना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप इंडियन इकोनॉमी को सही मायने में समझना शुरू कर चुके हैं। इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। चलिए आज इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर उठाते हैं, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। अब देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, स्टेट पीसीएस की या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। और मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस पूरे टॉपिक को हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके बाद कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास का सिलेबस, एक तरह से हमारा पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे कि भाई ये इन्फ्लेशन आखिर है क्या भला, फिर इसके अलग अलग प्रकार, इसके परिवार वालों को समझेंगे, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं, और फिर इसे नापते कैसे हैं, इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, क्लास के आखिर में हम पिछले सालों में आए हुए असली एग्जाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इससे ये चैप्टर दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, ये नींव है, फाउंडेशन है इस पूरे चैप्टर की। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो समझ लीजिए आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। तो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल कि ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन आखिर है क्या। हम रोज सुनते हैं, अरे यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, पर इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है जब गुड्स और सर्विसेज यानी चीजों और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब इन्फ्लेशन को समझने के ना दो तरीके हैं, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। पहला तरीका, चीज़ों के दाम बढ़ना। जैसे मान लीजिए ये पेन पहले 10 रुपए का आता था, अब यही पेन 20 रुपए का हो गया, सिंपल। और दूसरा तरीका है पैसे की कीमत का घटना, यानी आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो गई। मतलब जिस 20 रुपए के नोट से आप पहले 2 पेन खरीद सकते थे, अब उसी 20 रुपए से सिर्फ एक ही पेन खरीद पा रहे हैं। तो हुआ क्या? चीज महंगी हुई और आपके पैसे की वैल्यू वो घट गई। इसको एक और उदाहरण से समझिए। सोचिए, मैंने अपनी भतीजी के जन्म पर उसकी तिजोरी में 1 लाख रुपए रख दिए, ये सोचकर कि जब वो 21 साल की होगी तो ये पैसे उसके बहुत काम आएंगे। लेकिन असल में क्या होगा? 21 साल बाद इसी इन्फ्लेशन की वजह से उस 1 लाख रुपए की जो असली कीमत होगी, जो उसकी परचेजिंग पावर होगी, वो आज के मुकाबले बहुत बहुत कम हो चुकी होगी। मतलब जो पैसा तिजोरी में चुपचाप पड़ा है वो असल में बढ़ नहीं रहा, बल्कि इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा रहा है, उसकी वैल्यू कम कर रहा है। चलिए अब आते हैं इन्फ्लेशन के परिवार पर। यहां कुछ ऐसे शब्द हैं, डिसइन्फ्लेशन, डेफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है डिसइन्फ्लेशन। अब यहां पर पूरा ध्यान लगाइएगा, यह बहुत जरूरी है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, नहीं। इसका मतलब है कि महंगाई तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार, उसका रेट कम हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, अगले साल वो 120 रुपए की हो गई, तो महंगाई कितनी बढ़ी? 20%। अब उसके अगले साल वो 120 से बढ़कर 132 रुपए की हुई, तो अब महंगाई कितनी बढ़ी? अब सिर्फ 10% बढ़ी। तो देखिए, चीज तो अभी भी महंगी हो रही है, 120 से 132 हो गई, पर पहले 20% की रफ्तार से बढ़ी थी, अब 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसी रफ्तार के कम होने को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अब दूसरा टर्म है डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। इसमें चीज़ों के दाम बढ़ते नहीं बल्कि घटते हैं। जैसे कोई चीज़ 100 रुपए की थी और अब वो 80 रुपए की मिल रही है। इस सिचुएशन में आपके पैसे की खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप उतने ही पैसों में पहले से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, डिसइन्फ्लेशन में महंगाई है पर उसकी रफ्तार धीमी हो गई है, जबकि डिफ्लेशन में महंगाई है ही नहीं बल्कि मंदी है, चीजें सस्ती हो रही हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है, वो इन दोनों शब्दों को एक साथ ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, यहां से सीधा सवाल बनता है। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की।
देखिए, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने जैसी सिचुएशन है, एक बहुत ही टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। इसमें 3 बुरी चीजें एक साथ होती हैं। पहला, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है, यानी स्टैग्नेंट हो जाती है। दूसरा, महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक हालिया उदाहरण हमने भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखा था। जब फैक्ट्रियां बंद थीं, ग्रोथ रुक गई थी, लोगों की नौकरियां जा रही थीं और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही थी। तो स्टैगफ्लेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लेकर आता है कि क्या इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में कोई रिश्ता है? क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल। इसी रिश्ते को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। ये कर्व क्या कहता है? ये कहता है कि नॉर्मली, आमतौर पर, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक उल्टा रिश्ता होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होती है तो कंपनियां ज्यादा सामान बनाने के लिए ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखती हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है। लेकिन ज्यादा डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। और इसका उल्टा, जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जैसा हमने अभी अभी स्टैगफ्लेशन में देखा, ये नियम हमेशा काम नहीं करता। स्टैगफ्लेशन, जहां महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बहुत ज्यादा थे, वो इस फिलिप्स कर्व का सबसे बड़ा अपवाद है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब तक हमें ये समझ आ गया कि इन्फ्लेशन क्या है और उसके परिवार में कौन कौन है। अब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि भाई, ये महंगाई होती क्यों है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? इसके मुख्य रूप से 2 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका एक क्लासिक फॉर्मूला है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी जब बाजार में सामान कम हो और लोगों की जेब में उसे खरीदने के लिए पैसा बहुत ज्यादा हो, इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और चीजें अपने आप महंगी हो जाएंगी। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब सामान को बनाने का खर्चा यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है। तो कंपनियां क्या करती हैं? वो उस बढ़ी हुई लागत को, उस बढ़े हुए खर्चे को ग्राहकों पर डाल देती हैं, जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है? सोचिए, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता कैसे है? या तो सरकार टैक्स कम कर दे तो हमारे पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, या फिर सरकार खुद बहुत खर्च करने लगे, जैसे सड़कें बना रही है तो लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, या फिर आरबीआई ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे, इससे लोन सस्ता हो जाएगा और लोग ज्यादा खर्च करेंगे। इन सभी कामों से मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है और नतीजा महंगाई बढ़ जाती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या है? सोचिए, एक जैकेट बनाने की फैक्ट्री है। अगर वहां मजदूरों की तनख्वाह बढ़ जाए तो जैकेट बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, या फिर कच्चा माल जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कोविड के समय चीन से सामान आना बंद हो गया था। इन सभी कारणों से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है और महंगाई होती है। चलिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि इस महंगाई को हम नापते कैसे हैं। इसके लिए सरकार कुछ इंडेक्स इस्तेमाल करती है, जैसे WPI, CPI और PPI। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहां से सीधे सवाल आते हैं। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यहां तीनों इंडेक्स का एक आसान सा कंपैरिजन है। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक बाजार में यानी होलसेल लेवल पर महंगाई नापता है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम और आप जैसे कंज्यूमर्स को रिटेल में चीजें किस दाम पर मिल रही हैं वो नापता है। और एक PPI भी है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो प्रोड्यूसर के लेवल पर महंगाई को देखेगा। अब यहां पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि WPI में सिर्फ गुड्स यानी वस्तुएं होती हैं, सर्विसेज यानी सेवाएं नहीं होती, जबकि CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। अब दवाइए CPI को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। CPI को आप एक टोकरी की तरह समझ सकते हैं, एक बास्केट जिसमें एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें और सेवाएं रखी होती हैं। और इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस टोकरी में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 46% फूड एंड बेवरेजेस का है, यानी खाने पीने की चीजों का। और यही वजह है कि जब भी प्याज, टमाटर या दालें महंगी होती हैं तो CPI इन्फ्लेशन पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज असर पड़ता है। इसी CPI में 2 तरह की इन्फ्लेशन और होती हैं, हेडलाइन और कोर। जो आप अखबारों की हेडलाइंस में पढ़ते हैं कि महंगाई दर इतने प्रतिशत हुई, वो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें उस बास्केट की सभी चीजें शामिल होती हैं जिसमें फूड और फ्यूल भी हैं, जिनके दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, यानी ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं।
लेकिन जब इकोनॉमिस्ट्स इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इन वॉलेटाइल आइटम्स यानी फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी में महंगाई के असली ट्रेंड की ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्थिर तस्वीर दिखाता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। इस पूरी महंगाई का हम पर, आप पर, अर्थव्यवस्था पर असर क्या होता है? सीधा सवाल यह है कि इस खेल में किसको फायदा होता है और किसको नुकसान। देखिए, ये एक नियम की तरह याद रख लीजिए, इन्फ्लेशन में हमेशा पैसा देने वाले को यानी क्रेडिटर या लेंडर को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब उसे अपना पैसा ब्याज के साथ वापस मिलता है तो उस समय तक महंगाई की वजह से उस पैसे की खरीदने की ताकत घट चुकी होती है। और फायदा किसको होता है? पैसा लेने वाले को यानी डेटर या बोरोवर को। क्यों? क्योंकि उसे जो पैसा लौटाना है, महंगाई की वजह से उस पैसे की असली वैल्यू कम हो चुकी होती है। उसे असल में कम वैल्यू वाला पैसा वापस करना पड़ता है। चलिए, अब वो समय आ गया है जब हम अपनी सारी लर्निंग को टेस्ट करेंगे। एग्जाम कॉर्नर में हम यूपीएससी में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन सवाल देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? ये सवाल देखिए, ये यूपीएससी ने 2013 में पूछा और फिर 2021 में दोबारा पूछा। इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। सवाल है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस काम का असर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, यानी किससे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब समझिए क्यों। याद कीजिए, हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या पढ़ा था? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापती है तो वो सीधे सीधे बाजार में पैसों की सप्लाई को बाढ़ की तरफ बढ़ा देती है, जबकि चीजें और सेवाएं उतनी रहती हैं। इससे लोगों के हाथ में पैसा तो आ जाता है पर सामान तो उतना ही है और नतीजा महंगाई आसमान छूने लगती है। बाकी ऑप्शंस भी महंगाई बढ़ा सकते हैं, पर नया पैसा छापना महंगाई को बढ़ाने का सबसे सीधा और सबसे ताकतवर तरीका है। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण से इन्फ्लेशन का हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। मैं जानता हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल होती है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल तो पक्का ही आता है, लेकिन मेरी गारंटी है इस क्लास के बाद आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, हम सब की एक सैलरी होती है ना, जो हमें महीने के आखिर में मिलती है। पर क्या कभी सोचा है कि अगर हमें अपने पूरे देश की, पूरे भारत की एक साल की कमाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यही जो देश की सैलरी है ना, इसी को समझने के लिए हमें जीडीपी को समझना पड़ता है। तो चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखो बच्चों, देश की इनकम समझने से पहले हमें उसके बिल्कुल बेसिक पर जाना होगा कि अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज बनती कैसे है। चाहे ये पेन हो, आपकी शर्ट हो या एक बड़ी सी कार हो, हर चीज को बनाने के लिए 4 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के कारक। यही हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला और बेसिक फैक्टर है भूमि यानी लैंड। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे ही हम लैंड शब्द सुनते हैं दिमाग में आता है जमीन का टुकड़ा, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब बहुत बड़ा है। लैंड का मतलब है प्रकृति से मिलने वाला हर तोहफा, हर नेचुरल रिसोर्स, पानी, हवा, जंगल, जमीन के नीचे के खनिज, सब कुछ। जैसे एक शर्ट बनाने के लिए जो कपास चाहिए वो जमीन पर उगता है, तो वो भी लैंड फैक्टर का ही हिस्सा है। याद रखना ये बात। दूसरा फैक्टर है श्रम यानी लेबर। अब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो आ गए, लेकिन उनको इस्तेमाल की चीज में कौन बदलेगा? इंसान। तो लेबर का मतलब है हर तरह का मानवीय प्रयास, मतलब अ ह्यूमन एफर्ट, चाहे वो एक मजदूर का शारीरिक मेहनत हो या एक डॉक्टर या इंजीनियर का दिमागी काम। ये दोनों ही श्रम कहलाते हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, और इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तीसरा फैक्टर है पूंजी यानी कैपिटल। जैसे ही मैं कैपिटल बोलता हूं 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है पैसा। गलत। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब पैसा नहीं, बल्कि वो मानव निर्मित चीजें हैं जो आगे और उत्पादन में मदद करती हैं, जैसे कि फैक्ट्री की मशीन, एक ट्रैक्टर या एक कंप्यूटर। ये सब कैपिटल हैं, पैसा नहीं। और हमारा चौथा और आखिरी खिलाड़ी है उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर। सोचो, हमारे पास जमीन है, काम करने वाले लोग हैं और मशीनें भी हैं, लेकिन इन तीनों को एक साथ लाएगा कौन? कौन रिस्क लेगा? कौन दिमाग लगाएगा कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है?
बस यही काम है एंटरप्रेन्योर का। वो इन तीनों को मिलाकर प्रोडक्शन को हकीकत में बदलता है। अब जरा इस टेबल को देखो, ये बहुत जरूरी है। देखो, अर्थव्यवस्था में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई अपनी चीज प्रोडक्शन के लिए दे रहा है तो उससे बदले में कुछ मिलेगा। इसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अगर किसी ने अपनी जमीन दी तो उससे मिलेगा किराया यानी रेंट। जिसने मेहनत की यानी लेबर, उसे मिलेगी मजदूरी यानी वेजेस। जिसने अपनी मशीनें यानी कैपिटल लगाई, उससे मिलेगा ब्याज यानी इंटरेस्ट। और जिसने ये सारा रिस्क लिया यानी एंटरप्रेन्योर, उससे आखिर में मिलेगा लाभ यानी प्रॉफिट। ये 4 पेमेंट्स याद रखना, आगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यही काम आएगा। चलो, अब जो हमने कैपिटल पढ़ा था ना, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम में इसके टाइप्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर पूरा फोकस रखना। देखो, फिजिकल कैपिटल को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्थिर पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये फिक्स्ड है यानी लंबे समय तक चलती है। जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग या बड़ी बड़ी मशीनें, आप इन्हें रोज रोज नहीं खरीदते। दूसरा है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। ये वो पूंजी है जो काम को चलाए रखने के लिए रोज चाहिए, जैसे कच्चा माल, बिजली का बिल, कर्मचारियों की सैलरी। ये प्रोडक्शन के साथ खत्म हो जाती है और हमें बार बार चाहिए होती है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त पूंजी यानी टेंजिबल कैपिटल तो सीधी सी बात है, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे मशीन, बिल्डिंग। लेकिन अमूर्त पूंजी यानी इनटेंजिबल कैपिटल वो है जो दिखती नहीं पर उसकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है। सोचो, कोका कोला का फॉर्मूला या एप्पल का ब्रांड नेम, क्या आप इन्हें छू सकते हो? नहीं, पर इनकी कीमत अरबों में है। ये है इनटेंजिबल कैपिटल। चलो, अब हम उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो जीडीपी की आत्मा है। अगर ये समझ गए तो समझो आधा काम हो गया। हमें समझना है कि मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड और अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड में क्या फर्क होता है। पूरा ध्यान यहां लगाना। इस स्लाइड को देखो और दिमाग में बैठा लो। मान लो एक चाय वाला है, वो चाय बनाने के लिए दूध खरीदता है। तो यहां दूध क्या हुआ? क्या वो दूध को सीधे बेच रहा है? नहीं, वो उसे चाय बनाने में इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। तो यहां दूध एक मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर आप और मैं दुकान से वही दूध का पैकेट घर पर पीने के लिए खरीदते हैं तो हमारे लिए वो अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड है। तो याद रखना, कोई भी चीज फाइनल है या इंटरमीडिएट, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अंतिम इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। चलो, अब आपके लिए एक सवाल, दिमाग लगाओ और सोचो। एक कार, क्या वो एक कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड? सोचो जरा। इसका जवाब ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो क्या है जवाब? जवाब है ये दोनों हो सकती है। देखो, फिर से वही बात आ गई, सब कुछ इस्तेमाल पर, एंड यूज पर निर्भर करता है। अगर मैंने कार अपने परिवार को घुमाने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो मेरी जरूरतों को पूरा कर रही है, तब वो एक उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड है। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने वही कार खरीदकर ऊबर में लगा दी और उससे पैसे कमा रहा है, तो अब वो कार प्रोडक्शन में मदद कर रही है, तो उसके लिए वो एक पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड बन गई। सिंपल। बस, अब हम जीडीपी की परिभाषा से सिर्फ 2 कदम दूर हैं। हमें 2 और छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला स्टॉक और फ्लो, और दूसरा मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन। ये समझ लिया तो जीडीपी की परिभाषा मक्खन जैसी लगेगी, वादा है मेरा। स्टॉक और फ्लो का अंतर समझो। स्टॉक का मतलब है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम कोई चीज कितनी है। जैसे मैं अभी पूछूं, ठीक इस पल आपकी पानी की बोतल में कितना पानी है, ये स्टॉक है। और फ्लो का मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज कितनी है। जैसे पिछले 1 घंटे में आपने कितना पानी पिया, ये फ्लो है। स्टॉक एक तस्वीर की तरह है, एक स्नैपशॉट, और फ्लो एक वीडियो की तरह। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन। इसे हम आम भाषा में घिसावट भी कहते हैं। जब हम कोई मशीन या कार इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाती है ना, क्योंकि उसमें टूट फूट होती है, वो पुरानी हो जाती है। बस समय के साथ इस्तेमाल की वजह से कैपिटल गुड्स की कीमत में जो ये कमी आती है, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो चलिए, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर जीडीपी की पूरी परिभाषा बनाएंगे। एक एक शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जीडीपी की परिभाषा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अंतिम, फाइनल।
हम जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत को ही जोड़ते हैं। क्यों? ताकि दोहरी गिनती यानी डबल काउंटिंग की गलती ना हो। सोचो, अगर हमने एक कप चाय की कीमत मान लो 10 रुपए, वो भी जोड़ ली और फिर उसमें इस्तेमाल हुए दूध 4 रुपए और चीनी 1 रुपया को भी अलग से जोड़ लिया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चाय की कीमत में दूध और चीनी की कीमत पहले से ही जुड़ी हुई है। परिभाषा का दूसरा हिस्सा है घरेलू क्षेत्र यानी डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है। अगर कोई भी चीज, चाहे उसे कोई भारतीय बनाए या विदेशी, अगर भारत की जमीन पर बन रही है तो वो भारत की जीडीपी में गिनी जाएगी। लोकेशन इज द की। लेकिन रुको, घरेलू क्षेत्र का मतलब सिर्फ भारत का नक्शा नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी शामिल हैं और यहीं से एग्जाम में सवाल बनता है। इसमें हमारे देश की समुद्री सीमा, विदेशों में हमारी एम्बसीज और कॉन्सुलेट्स और दुनिया भर में चल रहे हमारे जहाज और हवाई जहाज भी शामिल हैं। इकोनॉमिक्स के लिए ये सब भारत का ही हिस्सा माने जाते हैं। और परिभाषा का तीसरा और आखिरी हिस्सा है एक निश्चित समय अवधि में, अ गिवन टाइम पीरियड। जीडीपी को हमेशा एक समय के दौरान मापा जाता है, जैसे 1 साल में या 3 महीने में। याद है अभी हमने पढ़ा था स्टॉक और फ्लो, तो बताओ जीडीपी क्या हुआ? बिल्कुल सही, जीडीपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक नहीं। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत उलझते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। बस ये 2 शब्द अपने दिमाग में फिट कर लो। जीडीपी मतलब कहां, वेयर, और जीएनपी मतलब कौन, हु। जीडीपी जगह देखता है। अगर प्रोडक्शन भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है तो वो भारत की जीडीपी है, चाहे बनाने वाला कोई भी हो। लेकिन जीएनपी नागरिकता देखता है। अगर प्रोडक्शन भारत के नागरिक कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठकर करें या दुबई में, तो वो भारत की जीएनपी में आएगा। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वो पैसा है जो भारतीय बाहर से कमाकर भेजते हैं और विदेशी यहां से कमाकर बाहर भेजते हैं, उसका नेट डिफरेंस। तो आज हमने नेशनल इनकम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। इनको अच्छे से रिवाइज करना, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। अक्सर हम सब न्यूज में सुनते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। पर इन सब बातों का मतलब क्या है? आज की इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ये नॉमिनल और रियल जीडीपी का खेल आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास का हमारा सफर कैसा रहेगा। देखिए, हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जीडीपी को फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर एक मजेदार कहानी से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद नॉमिनल और रियल जीडीपी का जो असली अंतर है उसे जानेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत आज कहाँ खड़ा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात समझेंगे जो आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 जीडीपी का एक क्विक रिकैप। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले पुराने कॉन्सेप्ट्स को ताज़ा करना बहुत जरूरी है। याद है, पिछली क्लास में हमने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। चलिए जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो जीडीपी क्या था? याद कीजिए, एक देश की सीमा यानी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक तय समय में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी कुल मॉनेटरी वैल्यू। इसमें 2 शब्द एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, फाइनल और डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 2 सालों की कहानी। देखिए, इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स कई बार बहुत ड्राई लगते हैं, तो इसको मजेदार बनाने के लिए कहानी सुनते हैं। मान लीजिए मेरी एक घड़ियों की दुकान है। अब इस छोटी सी दुकान की कहानी से ही पूरा नॉमिनल और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तैयार है? अब एक सवाल, मान लीजिए मेरी दुकान की बिक्री 1 साल में 10,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गई। तो क्या ये अच्छी खबर है? ऊपर से देखने पर तो लगेगा कि अरे वाह, 2,000 रुपए की ग्रोथ हो गई, खुश होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या सच में? कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। अब जब अंदर जाके देखा तो कहानी कुछ और ही निकली। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहले साल एक घड़ी की कीमत 250 रुपए थी और मैंने 40 घड़ियां बेची, तो कुल कमाई हुई 10,000 रुपए। सिंपल।
अब अगले साल महंगाई की वजह से घड़ी की कीमत बढ़कर 600 रुपए हो गई, पर मैं सिर्फ 20 घड़ियां ही बेच पाया, तो कुल कमाई हुई 12,000 रुपए। अब देखिए, मेरी तो हालत खराब हो गई ये देखकर। कमाई तो बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन असल में मेरी बिक्री आधी हो गई। पहले मैं 40 घड़ियां बेच रहा था, अब सिर्फ 20। ये जो 2,000 रुपए की बढ़त दिख रही है वो मेरी तरक्की नहीं है, वो तो सिर्फ महंगाई है, यानी इन्फ्लेशन। असली ग्रोथ तब होती जब मैं ज्यादा घड़ियां बेचता, 40 की जगह 50 या 60। बस जो कहानी मेरी घड़ी की दुकान की है वही कहानी पूरे देश की इकोनॉमी की है, और यहीं से जन्म होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का। आइए अब इकोनॉमी की असली ग्रोथ का पर्दाफाश करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये इस क्लास का सबसे जरूरी हिस्सा है। जीडीपी निकालने के 2 तरीके हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी। इसमें हम इस साल की क्वांटिटी को इस साल के दामों से ही गुणा करते हैं, मतलब इसमें महंगाई का असर शामिल है। दूसरा है रियल जीडीपी, और यही सारा खेल है। इसमें हम इस साल की क्वांटिटी को किसी पुराने साल, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं, उसके फिक्स्ड दामों से गुणा करते हैं। ऐसा करके हम महंगाई के असर को तस्वीर से ही हटा देते हैं। तो रियल जीडीपी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम दाम फिक्स कर देते हैं तो जो भी ग्रोथ दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ने की वजह से होती है। इससे हमें इकोनॉमी की असली सेहत का पता चलता है। जैसे मेरी दुकान का रियल जीडीपी निकालें तो क्या होगा? दूसरे साल की क्वांटिटी थी 20 घड़ियां और दाम लेंगे पहले साल का यानी 250 रुपए, तो रियल जीडीपी हुई सिर्फ 5,000 रुपए। अब पता चला कि ग्रोथ नहीं बल्कि भारी गिरावट हुई है। अब ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जब भी आप न्यूज़ में सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी 7% से ग्रो हुई है, तो वो हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, ये याद रखना। चलिए अब इस थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ते हैं। वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है, उस पर आते हैं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, जरा सोचिए, जब हम देशों की रैंकिंग करते हैं या जब सरकार कहती है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो कौन सी जीडीपी का इस्तेमाल होता है, नॉमिनल या रियल? सोचिए जरा। इसका जवाब है नॉमिनल जीडीपी। अब आप पूछेंगे क्यों सर? क्योंकि जब हम देशों को कंपेयर करते हैं तो हमें उनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू देखनी होती है। नॉमिनल जीडीपी हमें उस देश की अर्थव्यवस्था का उस साल की कीमतों पर साइज बताता है जो ग्लोबल मार्केट में उसकी हैसियत को दर्शाता है। और इसी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखिए भारत की शानदार रैंकिंग। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हाल ही में हमने जापान को पीछे छोड़ा है और अब हमारा अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। ये हम सबके लिए वाकई गर्व की बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना है। इस बड़ी रैंकिंग के पीछे की पूरी सच्चाई समझना एक समझदार नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये $4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी 140 करोड़ लोगों की मेहनत से बनी है। वहीं यूके जैसे देशों को देखिए, जिनकी जनसंख्या लगभग 6-7 करोड़ है, मतलब हमसे लगभग 20 गुना कम, और उनकी इकोनॉमी का साइज भी हमसे थोड़ा ही कम है। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये किसी भी देश के नागरिक की औसत समृद्धि को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे देश की कुल जीडीपी को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। और जब हम पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग देखते हैं तो भारत का रैंक है 144th। ये नंबर सोचने पर मजबूर करता है ना? ये स्लाइड देखिए। एक तरफ हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में हम 144वें स्थान पर हैं। ये दिखाता है कि देश की कुल दौलत और एक आम नागरिक की औसत दौलत में कितना बड़ा अंतर है। तो असली लक्ष्य सिर्फ देश की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय की आय को बढ़ाना है। देश का विकास तो हो, पर साथ में देशवासियों का भी विकास हो। यही असली लक्ष्य है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, किसी भी राष्ट्र को विकसित क्या बनाता है? उसकी कुल संपत्ति या उसके नागरिकों की संपत्ति? इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीखते रहिए। जय हिंद। नमस्कार। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ना बैंकिंग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, और कई बार स्टूडेंट्स को ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है।
आरबीआई है, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। आखिर ये सब हैं क्या? तो चिंता मत कीजिए, आज हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को बिल्कुल बेसिक से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एकदम आसान बनाते हैं। चलिए एक छोटे से प्रैक्टिकल सवाल से शुरू करते हैं। अपनी जेब से कोई भी नोट निकालिए, 10 का, 100 का, 500 का, बस 1 रुपए के नोट को छोड़कर। अब ध्यान से देखिए उस पर किसके हस्ताक्षर हैं? बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ये सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, ये एक गारंटी है, एक वचन है कि वो आपको उतना मूल्य अदा करने का वचन देते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारे देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे बड़े गार्डियन यानी आरबीआई की कहानी। तो ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पूरे वित्तीय परिवार का मुखिया है। समझ लीजिए दादाजी हैं। जैसे घर में सबसे बड़े सदस्य सब कुछ कंट्रोल करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, ठीक वैसे ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ही सबका कंट्रोलर है, सबका रेगुलेटर है। जितने भी बैंक हैं वो सब इसी के बनाए नियमों पर चलते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही आरबीआई का सबसे मुश्किल काम है। आरबीआई की 2 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तरफ उसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन को काबू में रखना है ताकि हमारी आपकी जेब पर बोझ ना बढ़े, और दूसरी तरफ देश के विकास यानी ग्रोथ को भी रफ्तार देनी है। ये ना एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, बिल्कुल जैसे रस्सी पर चलना। अगर लोन सस्ते करके ग्रोथ को ज्यादा पुश किया तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा और महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर महंगाई रोकने के लिए लोन महंगे कर दिए तो बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। इसी फाइन बैलेंस को बनाए रखना आरबीआई की सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करना है, पर कितना? इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से सलाह करके एक टारगेट तय करती है और वो टारगेट है 4%। अब आप सोचेंगे फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए इसमें +-2% की छूट दी गई है। इसका मतलब महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच रहनी चाहिए। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि ये टारगेट कौन तय करता है? जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर। चलिए अब जरा आरबीआई की जन्म कुंडली पर एक नजर डालते हैं। इसकी कहानी शुरू हुई 1926 में, जब हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। इसी सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ जो इसका कानूनी आधार है, और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू किया। उस समय इसका पहला मुख्यालय कलकत्ता में था, जो बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया। आजादी के बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका सीधा मतलब यह था कि अब आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन काम करेगा ताकि देश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। आरबीआई के कई काम हैं, लेकिन ये 5 सबसे मुख्य हैं। पहला, इशुअर ऑफ करेंसी। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सारे नोट आरबीआई ही छापता है। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ये सरकार का बैंक है, सरकार के सारे लेन देन यही देखता है। तीसरा, बैंकर्स बैंक। सभी बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उससे लोन लेते हैं, तो ये बैंकों का भी बैंक है। चौथा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई बैंक डूबने लगता है और उससे कहीं से मदद नहीं मिलती तो आरबीआई एक लाइफ बोट की तरह, एक सुपर हीरो की तरह आकर उसे बचाता है। और पांचवा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर्स, सोना, सब कुछ आरबीआई की तिजोरी में सुरक्षित रहता है। अच्छा, तो हमने वित्तीय परिवार के मुखिया आरबीआई को तो समझ लिया। अब उसके 2 मुख्य बच्चों से मिलते हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। हैं तो दोनों ही बैंक, लेकिन उनका उद्देश्य और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। यहाँ पर जो 2 तस्वीरें हैं वो इन दोनों का मूल अंतर बताती हैं। देखिए, बाईं तरफ हैं कमर्शियल बैंक्स, जिनका एक ही मंत्र है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। ये परिवार के उस बच्चे की तरह हैं जो बिजनेस पर फोकस करता है, जिसका मकसद है मुनाफा कमाना। और दाईं तरफ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने मेंबर्स की, अपने सदस्यों की सेवा करना है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स के भी कई प्रकार हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक, जैसे अपना एसबीआई, पीएनबी, इनमें सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है।
फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, जिनका मालिकाना हक प्राइवेट हाथों में होता है। फिर है फॉरेन बैंक्स जैसे HSBC, सिटी बैंक, जो दूसरे देशों के बैंक हैं और भारत में काम करते हैं। और अंत में कुछ स्पेशल पर्पस बैंक्स हैं जैसे रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स SFBs और पेमेंट बैंक्स, जिनकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। इनका मूल सिद्धांत है लोगों के लिए, लोगों द्वारा। ये एक डेमोक्रेसी की तरह, एक लोकतंत्र की तरह काम करते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक में जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होते हैं उसका उतना ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ एक सदस्य एक वोट का नियम चलता है। चाहे आपके पास 100 रुपए का शेयर हो या 10,000 का, आपका वोट एक ही गिना जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या थी ड्यूअल रेगुलेशन, यानी दोहरा नियंत्रण। अब यहाँ छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से समझना। इनके नाम में शब्द है कोऑपरेटिव, तो इन पर स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लागू होते थे, और नाम में शब्द है बैंक, तो इन पर RBI के नियम भी लागू होते थे। नतीजा कंफ्यूजन। जब एक ही संस्था के 2 मालिक हों तो गवर्नेंस में दिक्कतें तो आएंगी ही, और हमने PMC बैंक जैसे घोटाले देखे जो इसी दोहरे नियंत्रण की खामी का नतीजा थे। RBI चाहकर भी समय पर एक्शन नहीं ले पाता था। तो इसी दोहरे नियंत्रण की समस्या को खत्म करने के लिए साल 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बदलाव के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सीधे सीधे RBI के ज्यादा मजबूत नियंत्रण में लाया गया। अब RBI इनके बोर्ड को हटा सकता है, इनका ऑडिट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। इससे गवर्नेंस को सुधारने और घोटालों को रोकने की कोशिश की गई है। तो हमने मुखिया RBI और उसके 2 बच्चों कमर्शियल और कोऑपरेटिव को समझ लिया। अब हम आते हैं वित्तीय परिवार के पोते पोतियों पर। ये वो बैंक हैं जिन्हें एक खास उद्देश्य के लिए, जनसंख्या के एक खास हिस्से के लिए बनाया गया है। इनमें सबसे पहले आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स या RRBs। इन्हें आप एक हाइब्रिड मॉडल समझिए। इनमें कोऑपरेटिव बैंक्स की तरह लोकल कनेक्ट होता है और कमर्शियल बैंक्स की तरह प्रोफेशनलिज्म। इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर भी यूनिक है। 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का और 35% एक स्पॉन्सर बैंक का होता है। और इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL टारगेट 75% है। PSL का मतलब है कि बैंक को अपना ज्यादातर लोन देश के जरूरी क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा और छोटे उद्योगों को देना पड़ता है। तो RRBs को अपना 75% लोन ग्रामीण विकास के लिए देना अनिवार्य है। चलिए अब इस टेबल से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के बीच का अंतर समझते हैं। यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, SFB छोटा बैंक है तो वो लोन दे सकता है और इसीलिए क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकता है। वहीं पेमेंट बैंक का काम सिर्फ पेमेंट करना है, वो लोन नहीं दे सकता, इसलिए क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता। SFB डिमांड डिपॉजिट यानी आपका सेविंग्स अकाउंट और टाइम डिपॉजिट यानी FD दोनों ले सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकता है, वो भी केवल 2 लाख रुपए तक की सीमा के साथ। और हाँ, SFB पर PSL टारगेट भी लागू होता है जो अब 60% है। पेमेंट बैंक जब लोन ही नहीं देता तो उस पर PSL का सवाल ही नहीं उठता। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मुख्य ध्यान किस पर है? उन लोगों पर जिन तक बैंकिंग सेवाएं या तो पहुंची नहीं है या कम पहुंची हैं, जैसे छोटे किसान, MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन इनका मूल मंत्र है। और पेमेंट बैंक्स का उद्देश्य क्या है? इनका ध्यान छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देना है और विशेषकर प्रवासी मजदूरों की मदद करना है ताकि वे आसानी से अपने घर पैसा भेज सकें, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये पेमेंट्स और रेमिटेंसेस को आसान बनाते हैं। अब आते हैं वित्तीय परिवार के दूर के रिश्तेदारों पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या NBFCs। ये वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है, लोन भी देते हैं लेकिन तकनीकी रूप से बैंक नहीं है, जैसे बजाज फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस। ये सब NBFCs हैं। तो इन रिश्तेदारों और घर के सदस्यों यानी बैंकों में क्या फर्क है? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। पहला, NBFCs के पास पूरा बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। दूसरा, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा अंतर, ये आपसे डिमांड डिपॉजिट्स यानी सेविंग्स या करंट अकाउंट का पैसा नहीं ले सकते।
इसीलिए आप एनबीएफसी में अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। चौथा, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, यानी ये खुद चेक जारी नहीं कर सकते। और पांचवा, बैंकों में आपके 5 लाख रुपए तक जमा पर बीमा होता है, वो सुरक्षा एनबीएफसीज में नहीं मिलती। चलिए अब आज के डिजिटल जमाने की बात करते हैं। 2 नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे। पहला, नियो बैंक्स। ये 100% डिजिटल होते हैं, इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। लेकिन सबसे जरूरी बात याद रखना, नियो बैंक्स खुद में बैंक नहीं होते। आरबीआई इन्हें लाइसेंस नहीं देता। ये असल में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो किसी लाइसेंस्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके आपको बैंकिंग सर्विसेज देती हैं। दूसरे हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डीबीयूज। ये कोई नई कंपनी नहीं, बल्कि हमारे एग्जिस्टिंग बैंकों की ही फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रांच होती हैं, जहां बिना किसी स्टाफ के 24 घंटे काम होता है। तो हमने देखा कि ये पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बड़ी मशीन की तरह है। ये बाहर से देखने में जटिल जरूर लगता है, पर इसका हर एक पुर्जा, आरबीआई से लेकर एक छोटे पेमेंट बैंक तक, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। सबका अपना एक खास काम है, एक खास रोल है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस पूरे वित्तीय परिवार में आपका सबसे ज्यादा इंटरैक्शन किसके साथ होता है? क्या एक सरकारी बैंक के साथ, एक प्राइवेट बैंक के साथ, या शायद आप यूपीआई के लिए एक पेमेंट बैंक यूज करते हैं? इसके बारे में सोचेगा। जब आप इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज इकोनॉमी का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी एक कार की तरह है, और उस कार का एक ड्राइवर भी है जो हमेशा एक कश्मकश में रहता है। आज हम उसी ड्राइवर यानी आरबीआई और उसकी ड्राइविंग के तरीके यानी मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे। देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना? लेकिन मेरा वादा है इस सेशन के बाद ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, हमारी इकोनॉमी एक गाड़ी है। अब सोचिए, अगर ये गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चले तो क्या होगा? इंजन गर्म हो जाएगा, गाड़ी ओवरहीट कर जाएगी। हमारे लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाजार में हर चीज, सब्जी, पेट्रोल, घर, सब कुछ महंगा होने लगता है। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। दूसरी तरफ अगर गाड़ी बहुत ही धीरे चले या रुक रुक कर चले, स्टॉल करने लगे, तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब देश में नौकरियां कम हो रही हैं, कंपनियां सामान नहीं बना पा रही हैं। इसे कहते हैं रिसेशन, यानी मंदी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गाड़ी को सही स्पीड पर चलाए तो चलाए कौन? तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर है हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। और आरबीआई, हमारा ड्राइवर, हमेशा एक दुविधा में रहता है, एक डिलेमा में, कि गाड़ी की स्पीड को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सेफ्टी भी बनी रहे, मतलब देश की ग्रोथ भी होती रहे और महंगाई भी काबू में रहे। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। आरबीआई के पास 2 पैडल हैं। बाईं तरफ देखिए, वो है एक्सेलरेटर। इसका काम है प्रमोट ग्रोथ। जब आरबीआई ये पैडल दबाता है तो इकोनॉमी की गाड़ी तेज भागती है, ज्यादा नौकरियां बनती हैं, कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं और हमारी जीडीपी की रफ्तार बढ़ जाती है। अब दाईं तरफ देखिए, वो है ब्रेक। इसका काम है कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो आरबीआई ये ब्रेक लगाता है ताकि कीमतें काबू में रहें और इकोनॉमी की गाड़ी ओवरहीट ना हो जाए। अब आप समझ रहे हैं आरबीआई की दुविधा कि एक्सेलरेटर दबाएं या ब्रेक? बस यही पूरा खेल है मॉनेटरी पॉलिसी का। अच्छा, आप ही बताइए, किसी भी लंबी यात्रा पर जाने से पहले हम गाड़ी में क्या क्या चेक करते हैं? टायर में हवा, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ये सब चेक करते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही आरबीआई भी इकोनॉमी की गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने से पहले ये पक्का करता है कि बैंकिंग सिस्टम में सारे सेफ्टी इंतजाम ठीक है या नहीं। अब इन सेफ्टी इंतजामों को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, NDTL। इस नाम से घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सोचिए, एक बैंक के पास हम सब ने मिलकर जो भी पैसा जमा किया है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो या किसी की एफडी हो, उस सारे पैसे को अगर जोड़ दें तो जो टोटल अमाउंट बनता है वही बैंक की NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है। और इसी पैसे के पूल से बैंक आगे लोन देता है। अब इस टेबल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है एग्जाम में।
आरबीआई बैंकों के लिए 2 तरह के सेफ्टी रिजर्व अनिवार्य करता है। पहला है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक के टोटल डिपॉजिट्स यानी एनडीटीएल का वो हिस्सा है जो उसे कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाना ही पड़ता है। ये एक तरह से आरबीआई की तिजोरी में रखा इमरजेंसी फंड है और इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। दूसरा है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एनडीटीएल का वो हिस्सा है जो बैंक को अपने ही पास रखना होता है, लेकिन वो इसे कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में रख सकता है। इसका मकसद ये है कि अगर कल को अचानक बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक के पास देने के लिए पैसे हों, बैंक फेल न हो जाए। चलिए, तो सेफ्टी चेक हो गए। अब बात करते हैं आरबीआई के डायल कोड के सबसे जरूरी बटन की, सबसे मास्टर कंट्रोल की, और वो है द रेपो रेट। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये वो टूल है जिसे आरबीआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है इकोनॉमी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये रेपो रेट आखिर काम कैसे करता है, इसका फ्लो समझिए। स्टेप 1, सबसे ऊपर है आरबीआई। आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंकों को जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इनको कर्ज देता है और जिस ब्याज दर पर ये कर्ज देता है उसी दर को कहते हैं रेपो रेट। स्टेप 2, अब बैंकों के पास पैसा आ गया, वो इस पैसे का क्या करेंगे? वो इस पैसे को हम जैसे आम लोगों और बिजनेस को होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के रूप में देंगे। स्टेप 3, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रेपो रेट का सीधा असर हम सबके लोन्स की ब्याज दरों पर पड़ता है। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का दिल है। इसको समझ लिया तो सब समझ आ गया। बाईं तरफ देखिए, लोअर रिपो रेट। मान लीजिए आरबीआई ने एक्सेलरेटर दबाया, रिपो रेट कम कर दिया, तो क्या होगा? बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा। फिर बैंक हमें भी सस्ते होम लोन, कार लोन देंगे। जब लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा निवेश करेंगे और बूम, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब दाईं तरफ देखिए, हायर रिपो रेट। मान लीजिए आरबीआई ने ब्रेक लगाया, रिपो रेट बढ़ा दिया, तो क्या होगा? बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा, वो हमें भी महंगे लोन देंगे, लोग खर्च कम कर देंगे और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ये उल्टा रिश्ता याद रखना। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि इसका नाम रेपो ही क्यों है? इसका पूरा नाम है रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज अग्रीमेंट। इसको एक देसी उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक सुनार के पास सोना गिरवी रखकर पैसे लेते हैं, तो आप ये तय करते हैं ना कि मैं बाद में पैसे चुकाकर अपना सोना वापस खरीद लूंगा। बिल्कुल वैसे ही जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो वो अपनी सरकारी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं और ये वादा करते हैं कि वो इन्हें बाद में वापस खरीद लेंगे, यानी रीपर्चेज कर लेंगे। इसी से नाम बना रेपो। अब हमें पता चल गया कि आरबीआई के पास एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी, लेकिन कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक, ये इकोनॉमी के हालात देखकर तय होता है और इसी के आधार पर आरबीआई गाड़ी चलाने का एक मोड चुनता है जिसे हम पॉलिसी स्टांस कहते हैं और इनके नाम बड़े मजेदार हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ 2 मोड हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ है कबूतर यानी डव और दूसरी तरफ है बाज यानी हॉक। पहला है डविश स्टांस। डव शांति का प्रतीक है। जब आरबीआई को लगता है कि ग्रोथ को धक्का देने की जरूरत है तो वो डविश हो जाता है। वो एक्सेलरेटर दबाता है यानी रेपो रेट कम करता है ताकि बाजार में पैसा बढ़े। इसे चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। दूसरा है हॉकिश स्टांस। जब महंगाई सिर उठाने लगती है तो आरबीआई बास की तरह आक्रामक हो जाता है। वो ब्रेक लगाता है यानी दरें बढ़ाता है ताकि बाजार से पैसा कम हो और महंगाई पर हमला हो सके। इसे डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। तो ये इतने बड़े और जरूरी फैसले, एक्सेलरेटर दबाना है या ब्रेक, डविश होना है या हॉकिश, ये फैसला लेता कौन है? क्या अकेले आरबीआई गवर्नर ये सब तय करते हैं? जी नहीं, इसके लिए एक पूरी टीम है, एक कमेटी बैठती है। इस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। इसके जरूरी पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। देखिए कितना बढ़िया संतुलन है। 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं और बाकी 3 सदस्यों को भारत सरकार चुनती है। आरबीआई गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। सारे फैसले बहुमत यानी वोटिंग से होते हैं और अगर कभी 3-3 से टाई हो जाए तो गवर्नर के पास एक निर्णायक कास्टिंग वोट होता है। कानून के हिसाब से इन्हें साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, पर आमतौर पर ये हर 2 महीने में बैठक करते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार क्या है? उसका निचोड़ ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला संतुलन बनाने का काम है।
ये कोई एक बार का समाधान नहीं है कि एक बार सेटिंग कर दी और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। जैसे हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, जब सड़क खाली मिलती है तो स्पीड बढ़ाते हैं, जब ट्रैफिक मिलता है तो ब्रेक लगाते हैं। बस वही काम आरबीआई 24 घंटे करता रहता है ताकि हमारी इकोनॉमी की गाड़ी बिना किसी झटके के आराम से चलती रहे। तो अब क्लास के आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के आर्थिक हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है आरबीआई का अगला कदम क्या होना चाहिए? ग्रोथ का एक्सेलरेटर दबाना जरूरी है या फिर महंगाई का ब्रेक लगाना? इस पर सोचिएगा जरूर, न्यूज़पेपर पढ़िए और इसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आज हमने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। तो चलिए आज पैसे की पूरी कहानी को समझते हैं एकदम शुरुआत से। कैसे हम पत्थर और अनाज से आज के नोट और डिजिटल मनी तक पहुंचे। ये M1, M2, M3 आखिर है क्या? और सबसे मजेदार, बैंक कैसे हवा में से पैसा बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। सब कुछ समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले पैसे की कहानी सुनेंगे, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सेक्शन 3 में फियाट और लीगल टेंडर का इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर मनी सप्लाई को नापना सीखेंगे और आखिर में मनी मल्टीप्लायर का वो सीक्रेट समझेंगे जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है। तैयार है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो नोट हमारे जेब में है, क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, ये एक बहुत लंबे एवोल्यूशन का नतीजा है। और इस एवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पुराने सिस्टम थे उनमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम से। अब ये बार्टर सिस्टम क्या था? बहुत सिंपल, सामान के बदले सामान। मान लो मैं किसान हूं, मेरे पास गेहूं है और किसी को चावल चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास चावल है और मुझे उसकी जरूरत है तो बस डील पक्की, हमने एक्सचेंज कर लिया। कोई नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, सिंपल और डायरेक्ट। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन सोचो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इस टर्म को ध्यान से समझना। इसका मतलब है जो मेरे पास है वो सामने वाले को चाहिए और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए। दोनों तरफ से वांट का मैच होना जरूरी है। अब सोचो, किसान को जूते चाहिए पर मोची को गेहूं नहीं, कपड़े चाहिए। अब क्या होगा? ट्रेड कैंसिल। यही थी बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी सिरदर्दी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवोल्यूशन शुरू हुआ। इस टाइमलाइन को देखो। स्टेज 1 था बार्टर, जिसकी प्रॉब्लम हम समझ चुके। फिर आया स्टेज 2, कमोडिटी मनी। लोगों ने कहा चलो किसी एक चीज को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जैसे गाय या नमक। पर इसमें भी दिक्कत थी, कोई गाय बूढ़ी है, कोई जवान, वैल्यू कैसे तय हो? फिर आया स्टेज 3, मेटालिक कॉइन्स, सोना चांदी। ये ड्यूरेबल थे, डिविजिबल थे, काफी बेहतर। और आखिर में हम पहुंचे स्टेज 4 पर, पेपर नोट्स, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। हर स्टेप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अब इस टेबल को देखो, ये पेपर मनी के जीनियस को दिखाता है। लेफ्ट साइड पर है बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स, राइट साइड पर पेपर मनी के सॉल्यूशंस। पहली प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, पेपर मनी ने इसे खत्म कर दिया। अब मुझे बस सामान लेना है, पैसे देने हैं, बात खत्म। दूसरी प्रॉब्लम ड्यूरेबिलिटी, सामान सड़ गल जाता था, पेपर मनी नॉन पेरिशेबल है। तीसरी प्रॉब्लम हाई सर्च कॉस्ट, सही बायर सेलर ढूंढने में ही दिन निकल जाता था। पेपर मनी से ट्रांजैक्शन कॉस्ट एकदम कम हो गया। देखा, हर प्रॉब्लम का एक सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमने हिस्ट्री तो समझ ली, अब आते हैं प्रेजेंट पर। आज का जो मॉडर्न पैसा है जो हमारे हाथ में है, उसकी क्या क्या खासियतें हैं, उसके फंक्शंस क्या है। चलिए अब जरा मॉडर्न करेंसी को गहराई से समझते हैं। अब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब है किसी चीज की अपनी खुद की कीमत। सोने के सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू है क्योंकि सोना खुद वैल्यूएबल है। पर ये जो 500 का नोट है, ये क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। आप इसे जला दें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इसकी वैल्यू 500 रुपए क्यों है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि आरबीआई यानी हमारी सरकार इस पर गारंटी देती है। ये सिर्फ एक प्रॉमिस है, एक भरोसा है। मनी इज ट्रस्ट। इस लाइन को याद रखना। तो आज का पैसा ये 4 मेजर काम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कुछ भी खरीदने बेचने का जरिया। दूसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट, हर चीज की कीमत हम रुपए में नापते हैं। ये कार 10 लाख की, ये फोन 50,000 का। तीसरा, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि दिल्ली में चलेगा और मुंबई में नहीं, पूरे देश में एक्सेप्टेड है।
और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसे सेव करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होगा, आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब आते हैं दो ऐसे टर्म्स पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिएट मनी और लीगल टेंडर। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस टेबल को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। फिएट मनी क्या है? सिंपल, वो पैसा जिसे सरकार ने ऑर्डर देकर मनी घोषित कर दिया। फिएट का मतलब ही होता है ऑर्डर। हमारे सारे नोट और सिक्के फिएट मनी हैं। अब देखो लीगल टेंडर, ये वो पैसा है जिसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप कोई कर्ज चुका रहे हो, लॉ आपको फोर्स करता है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखो, नोट और सिक्के दोनों फिएट भी हैं और लीगल टेंडर भी, पर चेक वो फिएट मनी नहीं है और लीगल टेंडर भी नहीं है। कोई भी आपका चेक एक्सेप्ट करने से लीगली मना कर सकता है। बिटकॉइन का भी सेम केस है। अब लीगल टेंडर का असली मतलब समझ आएगा। याद है 8 नवंबर 2016 की रात जब पीएम मोदी ने कहा था आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब लीगली कोई भी उन नोटों को पेमेंट के तौर पर लेने से मना कर सकता था। उनकी कानूनी मान्यता खत्म कर दी गई थी एक झटके में। इसमें भी एक ट्विस्ट है। लीगल टेंडर दो तरह का होता है। पहला, लिमिटेड लीगल टेंडर। हमारे सिक्के इसी कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब आप सिक्कों से पेमेंट कर सकते हो, पर सिर्फ एक लिमिट तक। कानून के अनुसार कोई भी आपसे 1000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट सिक्कों में लेने से मना कर सकता है। सोचो आप कार खरीदने गए हो और 10 लाख के सिक्के ले गए, वो मना कर देगा। दूसरी तरफ है हमारे नोट्स। ये हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इनसे आप थियोरेटिकली कितने भी अमाउंट का पेमेंट कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। तो अब जब हम पैसे को समझ गए हैं, अगला लॉजिकल सवाल ये है, पूरी इकोनॉमी में टोटल पैसा है कितना? इसे ही कहते हैं मनी सप्लाई। और इसे मेजर करने के लिए आरबीआई ने 4 पैमाने बनाए हैं, M1, M2, M3 और M4। चलिए इन चारों को डिकोड करते हैं। अब इस टेबल पर फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई पैसे को उसकी लिक्विडिटी यानी कितनी आसानी से खर्च हो सकता है उसके हिसाब से मापता है। सबसे पहले देखो M1, इसे नैरो मनी कहते हैं। ये सबसे लिक्विड पैसा है। इसमें क्या आता है? जनता के पास जो कैश है प्लस बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यानी सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो। अब M2 क्या है? सिंपल, M1 का सारा पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स। इसके बाद है M3, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं और यही सबसे कॉमन मेजर है। ये है M1 प्लस बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, यानी आपकी FD, RD। और आखिर में M4, ये सबसे बड़ा मेजर है। इसमें M3 का सारा पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं। सिंपल। अब इस रिलेशन को देखो, ये M1 से M4 का पूरा कॉन्सेप्ट 10 सेकंड में क्लियर कर देगा। लिक्विडिटी में यानी खर्च करने की आसानी में M1 सबसे चैंपियन है क्योंकि उसमें कैश है। तो ऑर्डर है M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। पर वॉल्यूम में यानी टोटल पैसा किसमें ज्यादा है, उसमें ऑर्डर एकदम उल्टा है। M4 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M1। एग्जाम के लिए ये ऑर्डर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। इन M1, M2, M3, M4 का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसे कहते हैं M0 या रिजर्व मनी। इसका दूसरा नाम है हाई पावर्ड मनी। इसे हाई पावर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो ओरिजिनल पैसा है जो आरबीआई छापता है। इसी M0 के आधार पर कमर्शियल बैंक्स आगे लोन देकर मनी को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वो बीज है जिससे पूरी इकोनॉमी का मनी सप्लाई का पेड़ उगता है। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे मैजिकल पार्ट पर, द मनी मल्टीप्लायर। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बैंक असल में पैसा बनाते कैसे हैं। आरबीआई जितना पैसा छापता है, इकोनॉमी में उससे कई गुना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है। कैसे? यही जादू है मनी मल्टीप्लायर का। समझते हैं। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखो, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है। स्टेप 2, बैंक आरबीआई के रूल के हिसाब से इसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लो 10 रुपए, अपने पास रिजर्व में रख लेता है। स्टेप 3, अब बैंक के पास बचे 90 रुपीज। बैंक ये 90 रुपीज किसी और को लोन दे देता है। स्टेप 4, अब रुको और सोचो, इकोनॉमी में टोटल मनी कितना हुआ?
आपके खाते में तो 100 रुपए दिख रहे हैं और जिस आदमी ने लोन लिया उसकी जेब में 90 रुपए कैश आ गया, तो 100 प्लस 90 टोटल 190 रुपए हो गए। है ना जादू? आपके 100 रुपए से इकोनॉमी में 190 रुपए बन गए। यही है मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ये मल्टीप्लायर कितना होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? यहाँ देखो, एक तरफ है रिजर्व रेशियो, जो पैसा बैंक को साइड में रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ है मनी मल्टीप्लायर। इन दोनों में उल्टा 36 का आंकड़ा है। अगर आरबीआई रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो बैंक कम लोन दे पाएंगे और मनी मल्टीप्लायर छोटा हो जाएगा, और अगर आरबीआई रिजर्व रेशियो कम कर दे तो बैंक ज्यादा लोन देंगे और मल्टीप्लायर इफेक्ट बड़ा हो जाएगा। सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप। दो और चीजें हैं जो इस मल्टीप्लायर के इंजन को स्लो कर सकती हैं। पहली, अगर लोग पैसा बैंक में जमा करने की जगह अपने घर पे रखना शुरू कर दें। अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम में आएगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? दूसरी, अगर बैंक खुद ही लोन देने से डरें और जरूरत से ज्यादा पैसा रिजर्व में रखें, लोन नहीं देंगे तो भी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ये रहा एक रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन, सोच कर जवाब देना। अगर इकोनॉमी में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई को मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए या बेचनी चाहिए? सोचो, क्या करेगा आरबीआई? इसका जवाब है आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगा, सेल करेगा। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है तो वो मार्केट में से पैसा सोख लेता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम होता है और महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो देखा कैसे मनी सप्लाई और मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसी को चलाते हैं। उम्मीद है पैसे की ये पूरी कहानी अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसे रिवाइज जरूर करना। नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी पर यह शब्द बहुत बार सुना होगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आज हम इसी एनपीए की पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल जीरो से, एकदम आसान भाषा में, जैसे हम क्लास में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि जब कोई बैंक से लोन लेता है और वापस नहीं करता तो असल में होता क्या है? उस पैसे का क्या होता है? बैंक पर क्या असर पड़ता है? और सबसे जरूरी, हम पर, आप पर, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कोई लोन एनपीए बनता कैसे है, फिर देखेंगे कि एनपीए कितने तरह के होते हैं, इनके होने के कारण क्या हैं, इनका देश पर क्या असर होता है, फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या किया गया, और आखिर में दुनिया भर में बैंकिंग के क्या नियम हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कदम से। ये समझते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा लोन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एक बुरा लोन कैसे बन जाता है। आखिर ये सफर शुरू कहां से होता है? एक बहुत बेसिक सवाल पर बहुत जरूरी। जब कोई बैंक आपको लोन देता है तो वो लोन बैंक के लिए क्या है? एक एसेट है या एक लायबिलिटी? सोचिए, वो बैंक के लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि बैंक को उम्मीद है कि उस लोन पर उसे फ्यूचर में ब्याज मिलेगा, इनकम होगी। याद रखिए, कोई भी चीज जो आपको कमा कर दे वो आपका एसेट होती है। तो अगर लोन एक परफॉर्मिंग एसेट है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हुआ? बिल्कुल सीधा मतलब है जब वो एसेट परफॉर्म करना बंद कर दे, जब उससे कमाई आनी बंद हो जाए। और इसके लिए एक गोल्डन रूल है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, 90 दिनों का नियम। अगर किसी लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिनों से ज्यादा तक ओवरड्यू रहता है यानी चुकाया नहीं जाता तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है। ये 90 डेज की लिमिट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन क्या बैंक 90 दिन तक सोता रहता है और 91st डे को अचानक जागता है? नहीं, इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया गया है। इसे कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स या एसएमए। ये एनपीए से पहले की वार्निंग साइंस है। अगर पेमेंट 1 से 30 दिन लेट है तो वो एसएमए 0 कैटेगरी में आता है, 31 से 60 दिन लेट है तो एसएमए 1 और 61 से 90 दिन लेट है तो एसएमए 2। ये बैंक के लिए खतरे की घंटी है कि भाई इस अकाउंट पर ध्यान दो, ये एनपीए बनने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो 90 दिन पूरे हो गए और एक लोन एनपीए घोषित हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनपीए बनने के बाद भी उस लोन को उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी रिकवरी के चांसेस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है।
इसको एक मरीज की हालत से समझिए, आसानी से याद रहेगा। जब कोई लोन नया नया एनपीए बनता है तो पहले 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। मतलब मरीज अभी बीमार है, ठीक होने के चांसेस हैं। अगर 12 महीने और बीत गए और पैसा नहीं आया तो अब वो डाउटफुल एसेट बन जाता है। मतलब हालत अब गंभीर है, रिकवरी डाउटफुल है। और आखिर में जब बैंक और उसके ऑडिटर्स को ये यकीन हो जाता है कि ये पैसा अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसे लॉस एसेट मान लिया जाता है। मतलब मरीज की मौत हो गई, पैसा पूरी तरह डूब गया। अब दो ऐसे शब्द हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में सवाल गलत कर देते हैं। ध्यान से समझना, एक है लोन वेव ऑफ और दूसरा है लोन राइट ऑफ। लोन वेव ऑफ का सीधा मतलब है कर्जा माफी, यानी बोरोवर की पैसे चुकाने की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई। ये अक्सर सरकारें करती हैं। लेकिन राइट ऑफ बिल्कुल अलग चीज है। ये बैंक का एक इंटरनल अकाउंटिंग प्रोसेस है। बैंक अपनी बुक्स को, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन दिखाने के लिए उस डूबे हुए लोन को अपनी एक्टिव एसेट्स की लिस्ट से हटा देता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कर्ज माफ हो गया है। बैंक कानूनी तौर पर उस बोरोवर से पैसा वसूलने की कोशिश जारी रखता है। चलिए, अब तक हमने समझ लिया कि एनपीए क्या है, कैसे बनता है और उसके टाइप्स क्या हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये एनपीए बनते ही क्यों हैं? ऐसी क्या वजह है कि लोग या कंपनियां बैंक का पैसा नहीं लौटा पाते? देखिए, मोटे तौर पर लोन ना चुकाने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला है इनएबिलिटी टू रीपे, यानी चुकाने की क्षमता ही खत्म हो जाना। यह एक जेन्युइन कारण हो सकता है। किसी का बिजनेस मार्केट कंडीशंस की वजह से डूब गया या कोविड जैसा कोई संकट आ गया। इसमें बोरोवर की नीयत खराब नहीं है, पर हालात खराब हैं। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा खतरनाक है, नॉन विलिंगनेस टू रीपे, यानी चुकाने की नीयत ही ना होना। मतलब बोरोवर के पास पैसा तो है, क्षमता भी है, पर वो देना नहीं चाहता। और ऐसे ही लोगों के लिए जिनकी चुकाने की नीयत नहीं होती, एक ऑफिशियल टर्म है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो व्यक्ति या कंपनी है जिसके पास लोन चुकाने की कैपेसिटी है, लेकिन वो जानबूझकर पैसा नहीं चुका रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस अपराध माना जाता है। तो अब तक हम एक सिंगल लोन की बात कर रहे थे। अब थोड़ा पिक्चर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि जब एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह भारत की एनपीए की कहानी बताता है। आपको एक बार दिख रहा होगा 2018 के आसपास का, जो बहुत ऊंचा है। ये वो दौर था जब भारत में एनपीएस अपने चरम पर थे। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा बार आपको दिख रहा है वो आज की स्थिति को दिखाता है, जो काफी नीचे आ चुका है। इससे पता चलता है कि सरकार और आरबीआई के कदमों से इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। उसी बुरे दौर में एक टर्म बहुत पॉपुलर हुई थी, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसको समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ट्विन मतलब दो। यहां दो बैलेंस शीट्स की बात हो रही है जो एक साथ मुश्किल में थीं। पहली थी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट, जो एनपीएस के बोझ तले दबी थी, और दूसरी थी कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट, जो जरूरत से ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। तो एक तरफ बैंक कर्ज दे देकर परेशान थे और दूसरी तरफ कंपनियां कर्ज ले लेकर परेशान थीं। इस चक्रव्यूह ने हमारी इकोनॉमी की रफ्तार को लगभग रोक दिया था। तो जब संकट इतना बड़ा था तो समाधान के लिए भी बड़े और मजबूत कदम उठाने जरूरी थे। चलिए अब देखते हैं कि इस एनपीए की समस्या से निपटने के लिए भारत में क्या-क्या उपाय किए गए। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी आईबीसी। ये एक तरह से दिवालिया हो चुकी कंपनियों के मामलों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है। इसका पहला मकसद कंपनी को बंद करना नहीं, बल्कि उसे बचाने का रास्ता निकालना है। देखिए प्रोसेस क्या है। मामला एनसीएलटी में जाता है, फिर एक एक्सपर्ट जिसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट संभालता है। फिर सारे लेनदार यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलकर एक रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं। अगर प्लान वोट में पास हो जाता है तो कंपनी बच जाती है, और अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तब जाके आखिरी ऑप्शन के तौर पर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, यानी उसकी एसेट्स बेच दी जाती हैं। दूसरा बड़ा समाधान था बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। देखिए इसका नाम भले ही बैड है, पर इसका काम बहुत अच्छा है। इसका काम है कमर्शियल बैंकों से उनके सारे बैड लोन्स यानी एनपीएस को खरीद लेना। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट साफ सुथरी हो जाती है और वो अपना पूरा ध्यान अपने असली काम यानी नए और अच्छे लोन देने पर लगा सकते हैं। भारत में इस स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं।
पहला है NRCL, जिसका काम है बैंकों से NPS को खरीदना, और दूसरा है IDRCL, जिसका काम है उन खरीदे हुए एसेट्स को मैनेज करके उनसे से ज्यादा वैल्यू वसूलना। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे। देखिए, बैंकिंग सिस्टम को स्थिर और सुरक्षित रखना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। इसीलिए दुनिया भर के बैंकों को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों को कहते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है। यहीं पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स मिलकर नियम बनाते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, यह सुनिश्चित करना कि हर बैंक के पास हर समय इतनी पूंजी यानी कैपिटल हो कि वो किसी भी अचानक आए वित्तीय संकट को झेल सके और डूबे नहीं। ये बैंकों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। बेसल 3 के तहत भारत के लिए आरबीआई ने 2 नंबर्स तय किए हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR। इसे बैंक का हेल्थ मीटर समझिए। यह बताता है कि बैंक अपने रिस्की लोन्स के मुकाबले कितनी पूंजी अपने पास रखता है। आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए इसे 9% तय किया है। दूसरा है कैपिटल कंजर्वेशन बफर या CCB। यह बैंक का इमरजेंसी फंड है। इसका मतलब है कि जब बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हो तो उसे उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यानी 2.5% अलग से बचाकर रखना होगा ताकि बुरे वक्त में वो पैसा काम आ सके। तो आज के दौर में डिफॉल्ट से निपटने का जो नया नजरिया है वो इस एक लाइन में छिपा है। पहली प्राथमिकता हमेशा ये होती है कि एक संघर्ष कर रही कंपनी को फिर से जिंदा किया जाए, उसे रिवाइव किया जाए। उसे बेचना या लिक्विडेट करना हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। यही IBC जैसे बड़े सुधारों का मूल सिद्धांत है, वैल्यू को खत्म नहीं करना बल्कि उसे बचाना। तो IBC, बैड बैंक और बेसल नियमों जैसे इतने बड़े सुधारों के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या भारत में NPA संकट का वो भयानक दौर सचमुच खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। धन्यवाद। चलो भाई, सब लोग ध्यान दो। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, फिस्कल पॉलिसी, सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन टेंशन मत लो, आज की क्लास के बाद ये फिस्कल पॉलिसी, ये बजट, ये सरकार का खाता बही, सब कुछ तुम्हारे लिए मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में एक एक चीज को तोड़ के समझेंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखो, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क क्या है। फिर सरकार अपना पैसा रखती कहां है, उसके खातों को समझेंगे। उसके बाद आएगा बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके 4 पिलर्स। फिर नंबर्स देखेंगे असली बजट के। फिर ये डेफिसिट्स क्या होते हैं, ये घाटे क्यों होते हैं, और आखिर में सबसे मजेदार चीज, सरकार के पास 1 रुपया आता कहां से है और जाता कहां है। रेडी हो? चलो फिर। तो चलो, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, भाई ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या भला है? देखो, इसे ऐसे समझो, ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारे देश की पूरी इकोनॉमी की बिल्डिंग खड़ी होती है। अब स्क्रीन पर देखो बहुत ध्यान से। अपनी इकोनॉमी की गाड़ी के ना 2 ड्राइवर हैं। एक है हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो चलाती है फिस्कल पॉलिसी। इसके हाथ में स्टीयरिंग के बजाय 2 टूल हैं। एक है सरकारी खर्चा मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और दूसरा है टैक्सेशन। सरकार इन्हीं से खेलती है, कहां पैसा लगाना है, कहां से टैक्स लेना है ताकि जॉब्स बने, ग्रोथ हो। अब दूसरा ड्राइवर है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके टूल्स क्या हैं? रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स। इनका इस्तेमाल करके RBI महंगाई यानी इन्फ्लेशन को काबू में रखता है। अब सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, इन दोनों ड्राइवरों में तालमेल होना, सिंक्रोनाइजेशन होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोचो, आरबीआई महंगाई रोकने के लिए ब्रेक लगा रहा हो और सरकार अंधाधुंध खर्चा करके एक्सेलरेटर दबा रही हो, तो क्या होगा? गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। बस इसीलिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फिस्कल पॉलिसी हमें असलियत में दिखती कहां है? इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? द एनुअल बजट। हर साल जो बजट आता है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी का रिपोर्ट कार्ड होता है। वो साफ साफ बताती है कि देखो, हम यहां इतना खर्च करेंगे और यहां से इतना पैसा जुटाएंगे। सो बजट इज फिस्कल पॉलिसी इन एक्शन। ठीक है, बजट पर कूदने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं। पहले ये तो समझ लें कि सरकार का इतना सारा पैसा आखिर रखा कहां जाता है।
ये एक ऐसा बेसिक पॉइंट है जहां मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। और यहाँ एक मजेदार फैक्ट, एक फन फैक्ट, हम सब बजट बजट चिल्लाते हैं मीडिया में हर जगह, पर पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बजट वर्ड है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 112 में इसे कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर कहता है कि सरकार को हर साल ये स्टेटमेंट पेश करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, पर कब करना है, किस फॉर्मेट में करना है, ये सरकार डिसाइड करती है। अब स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है ना, उसे अपने दिमाग में छाप लो। ये गवर्नमेंट के 3 मेन अकाउंट्स हैं, 3 तिजोरियां समझ लो। पहली और सबसे बड़ी तिजोरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 के अंडर। सरकार की जितनी भी कमाई है, टैक्स से पैसा, लोन लेकर जो पैसा आया, सब A to Z इसी में जाता है। और याद रखना, यहां से एक नया पैसा भी निकालना हो तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। बिना पार्लियामेंट के हां बोले यहां से कुछ नहीं निकल सकता। दूसरी तिजोरी है कंटिजेंसी फंड। देखो, इसका आर्टिकल है 267। ये पार्लियामेंट को पावर देता है इसे बनाने की। यह है इमरजेंसी फंड। मान लो कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो सरकार यहां से पैसा निकाल सकती है। इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रहता है। इसमें खास बात क्या है, पैसा निकालते टाइम परमिशन नहीं चाहिए, इमरजेंसी है भाई। लेकिन हाँ, पैसा खर्च करने के बाद पार्लियामेंट को बताना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। और तीसरी तिजोरी है पब्लिक अकाउंट। ये भी आर्टिकल 266 में है। अब ये बड़ा ट्रिकी है। इसमें वो पैसा होता है जो है तो सरकार के पास, पर सरकार का है नहीं। अरे मतलब ये हम लोगों का पैसा है, जैसे पीएफ का पैसा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा, जो हम सरकार के पास रखते हैं। क्योंकि ये जनता का पैसा है, सरकार का नहीं, इसलिए इसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ तीनों का डिफरेंस? चलो अब आते हैं बजट के दिल पर, द हार्ट ऑफ द बजट। इसके 4 पिलर्स, 4 स्तंभ। और इसको समझने के लिए हम एक फैमिली बजट का सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। मेरी बात पर यकीन करो, अगर ये एनालॉजी समझ आ गई तो समझो आधा चैप्टर तुम्हारा यहीं क्लियर हो गया। सो पे अटेंशन। अब देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन को पहचानने का एक सिंपल टेस्ट है, एक रामबाण इलाज। जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या इस लेन देन से मेरी कोई एसेट, संपत्ति बन या घट रही है, या मेरी कोई लायबिलिटी, देनदारी बन या घट रही है? अगर तुम्हारा जवाब है नो, मतलब ना कोई एसेट बन रही ना लायबिलिटी, तो वो है एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये रिकरिंग होता है, बार बार होता है, जैसे तुम्हारी सैलरी आई या तुमने बिजली का बिल भरा। और अगर तुम्हारा जवाब है यस, मतलब हाँ एसेट या लायबिलिटी पर असर पड़ रहा है, तो वो है एक कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रोज रोज नहीं होता, जैसे तुमने घर खरीदा, एसेट बनी, या बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ी। बस ये 2 सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलो इसी लॉजिक को, इसी टेस्ट को गवर्नमेंट के बजट पर अप्लाई करते हैं। पहला पिलर, रेवेन्यू रिसीट्स। ये सरकार की रेगुलर इनकम है, रोजमर्रा की कमाई, जैसे टैक्स कलेक्शन, फाइन्स, फीस। इनसे सरकार की कोई एसेट या लायबिलिटी चेंज नहीं होती। दूसरा पिलर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, पेंशन, पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट। इन खर्चों से देश के लिए कोई एसेट नहीं बनती। तीसरा पिलर, कैपिटल रिसीट्स। ये वो इनकम है जिससे या तो सरकार की एसेट कम होती है, जैसे सरकारी कंपनी LIC का हिस्सा बेच दिया, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया तो चुकाने की देनदारी बढ़ गई। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्यार से केपेक्स कहते हैं। ये वो खर्चा है जिससे देश के लिए फ्यूचर एसेट्स बनती हैं, जैसे नए हाईवेज बनाना, स्कूल्स, पोर्ट्स, मेट्रो लाइंस बनाना। ये देश की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी खर्चा है। गॉट इट? चलो थियरी बहुत हो गई। अब जरा रियल वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि असली बजट में नंबर्स क्या कहते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस। स्क्रीन पर जो टेबल है वो बजट एट अ ग्लांस है, मतलब पूरे बजट का निचोड़। इसमें 2 कॉलम्स पर ध्यान दो, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स RE और बजट एस्टिमेट्स BE। देखो, बजट एस्टिमेट्स मतलब सरकार का आने वाले साल के लिए अनुमान, एक फॉरकास्ट, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए बजट का अपडेटेड रिवाइज्ड फिगर। अब जरा नंबर्स का साइज देखो, 49 लाख करोड़, 53 लाख करोड़। कैन यू इवन इमेजिन? ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी का स्केल कितना बड़ा है। अब ये बार चार्ट देखो, ये एक पिक्चर में पूरी कहानी क्लियर कर देगा।
सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, लगभग 38 लाख करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार का सबसे बड़ा खर्चा उसके डे टू डे ऑपरेशंस में, रूटीन खर्चों में जाता है। उसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स, फिर कैपिटल रिसीट्स और सबसे छोटा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायरार्की, ये क्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। सिंपल सी बात है, जब आमदनी 98, खर्चा रुपया हो तो क्या होता है? घाटा होता है, डेफिसिट होता है। अब हम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं डेफिसिट्स को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ये घाटे कितने तरह के होते हैं और इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक घाटा है रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी। फॉर्मूला देखो, सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की जो रोज की कमाई है वो उसके रोज के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पूरे करने के लिए भी कम पड़ रही है। ये वैसी सिचुएशन है जैसे कोई परिवार घर का राशन पानी खरीदने के लिए लोन ले रहा हो। इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर एनी इकोनॉमी। मतलब आप अपने रूटीन खर्चे भी अपनी कमाई से नहीं चला पा रहे हैं। अब आता है डेफिसिट्स का सुपरस्टार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फिस्कल डेफिसिट, एफडी। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन इसमें बोरोइंग्स को काउंट नहीं करते। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब समझो। फिस्कल डेफिसिट वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उस साल मार्केट से उधार लेना पड़ेगा। इट इज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको स्टार मार्क कर लो। प्रीलिम्स हो या मेंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इस लाइन को, इस कनेक्शन को अपने दिमाग में बैठा लो। ये गोल्डन रूल है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स फॉर द ईयर। जितना एफडी उतना ही बोरोइंग। देयर इज नो इफ नो बट। ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। अगर फिस्कल डेफिसिट 100 रुपए है तो सरकार को 100 रुपए ही उधार लेने पड़ेंगे, पीरियड। अब दो और छोटे छोटे डेफिसिट्स हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। एक है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी। ये रेवेन्यू डेफिसिट का ही एक रिफाइंड वर्जन है। इसमें से हम वो पैसा हटा देते हैं जो सरकार स्टेट्स को देती है एसेट बनाने के लिए। तो ईआरडी हमें प्योरली बैड वाला रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है। दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट, पीडी। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर हम पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ हटा दें तो इस साल सरकार ने कितना डिसिप्लिन दिखाया है। ये करंट ईयर की फिस्कल हेल्थ बताता है। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिगर पिक्चर देखते हैं कि ये डेफिसिट्स का ट्रेंड क्या रहा है ओवर द इयर्स और हमारे बजट में पैसे का फ्लो कैसा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। इस ट्रेंड को देखो। कोविड-19 के टाइम पर हमारा फिस्कल डेफिसिट आसमान छू गया था, जीडीपी का 9.2%, अ ह्यूज नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को हेल्थ और वेलफेयर पर बहुत खर्च करना पड़ा और इकोनॉमी बंद होने से टैक्स कलेक्शन कम हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद से गवर्नमेंट ने इसे कंसिस्टेंटली कम किया है। डेफिसिट का नीचे आना ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। इट शोज फिस्कल कंसोलिडेशन। अब ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये माने कि सरकार के पास 1 रुपया आ रहा है तो उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं? इमेजिन अ 1 रुपी कॉइन। इसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा करीब 24 पैसे कहां से आ रहा है? सरप्राइज, इट्स फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब उधार से। टैक्स नहीं, उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी का। सो द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज एक्चुअली बोरोइंग। ये फैक्ट याद रखना। और अब देखते हैं कि ये 1 रुपया जाता कहां है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22 पैसे जाता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस में। मतलब जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को वापस देना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? 21 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब जो पुराने लोन्स लिए थे उनका ब्याज चुकाने में ही 21 पैसे चले जाते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रल स्कीम्स, डिफेंस वगैरह का नंबर आता है। तो सोचो हमारे खर्च का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ राज्यों का हिस्सा देने और पुराना ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तो आज की क्लास का टेक अवे क्या है? हमने समझा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, सरकार के 3 खाते कौन से हैं, बजट के 4 पिलर्स, रेवेन्यू, कैपिटल क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स का मतलब क्या है। और हमने ये भी देखा कि हमारी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स बोरोइंग है और खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, इस पर सोचना कि अगर किसी देश की सबसे बड़ी कमाई उधार हो और सबसे बड़े खर्चों में से एक उस उधार का ब्याज चुकाना हो तो वो देश लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली ग्रो कैसे करेगा? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए।
आज हम इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिससे अक्सर स्टूडेंट्स को डर लगता है, टैक्सेशन यानी कराधान। लेकिन मेरा वादा है इस सेशन के आखिर तक टैक्स से जुड़े सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, सारी टर्मिनोलॉजी सब आपकी उंगलियों पर होंगी। देखिए, यहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे कि टैक्स कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे जरूरी फर्क क्या है, फिर हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी की। उसके बाद दुनिया में टैक्स को लेकर क्या चल रहा है वो देखेंगे, और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों का एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आगे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान यहां रखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। देखिए, सरकार के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि टैक्स से कितना पैसा आया। सरकार एक वैज्ञानिक की तरह सोचती है। वो ये समझना चाहती है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ता या घटता है। जैसे अगर देश की इनकम बढ़े तो टैक्स पर क्या असर होगा, या अगर मैं टैक्स की दर को बदल दूं तो कलेक्शन पर क्या असर होगा। इन्हीं कैसे वाले सवालों से दो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं। अब स्क्रीन पर देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पहला शब्द है टैक्स बोएंसी। इसको आसान भाषा में समझिए, देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड। ये हमें बताता है कि जब देश की जीडीपी यानी नेशनल इनकम 1% बढ़ती है तो सरकार का टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ता है। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि सिस्टम हेल्दी है और इकोनॉमी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। अब दूसरा शब्द देखिए, टैक्स इलास्टिसिटी। ये है सरकार के फैसलों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ हम जीडीपी की नहीं, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, यानी अगर सरकार टैक्स की दर बदलती है तो कलेक्शन पर क्या असर होता है। तो याद रखिए, बोयेंसी मतलब इकोनॉमी का असर, इलास्टिसिटी मतलब सरकार की पॉलिसी का असर। क्लियर है? इसी इलास्टिसिटी से एक बहुत दिलचस्प सवाल निकलता है। तो सवाल ये है, आप सब सोचकर बताइए, क्या सरकार अगर टैक्स की दर को बढ़ाती ही चली जाए तो उसका खजाना हमेशा भरता ही रहेगा? पहली बार में तो लगता है कि हाँ बिल्कुल भरेगा, लेकिन याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स हमेशा सीधे सीधे नहीं चलती। इसका जवाब अगले स्लाइड में छिपा है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये देखिए स्क्रीन पर, इस उल्टे यू शेप के कर्व को कहते हैं लाफर कर्व। परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। देखिए, नीचे एक्स एक्सिस पर है टैक्स रेट और वाई एक्सिस पर है टैक्स से होने वाली कमाई। जब टैक्स रेट 0 से बढ़ना शुरू होता है तो देखिए कर्व ऊपर जा रहा है, यानी कमाई बढ़ रही है और फिर एक टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है। यही है वो स्वीट स्पॉट। लेकिन इस पॉइंट के बाद भी अगर सरकार ने लालच में आकर टैक्स रेट और बढ़ाया तो देखिए कर्व नीचे आने लगता है, रेवेन्यू घटने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा टैक्स देखकर लोग सोचते हैं कि इतना टैक्स कौन देगा, और वो या तो टैक्स चोरी करने लगते हैं या फिर कम काम करते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिला कि एक सीमा के बाद टैक्स बढ़ाना फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि कोई टैक्स सिस्टम फेयर यानी न्यायपूर्ण है या नहीं। सरकार टैक्स का बोझ अमीर और गरीब के बीच कैसे बांटती है, इसके 3 अलग अलग तरीके हैं। बहुत ही लॉजिकल है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस टेबल को देखिए, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। पहली लाइन देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा कमाओ, ज्यादा टैक्स दो। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ेगी उस पर लगने वाले टैक्स का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा इनकम टैक्स। इससे समाज में अमीरी गरीबी का अंतर कम करने में मदद मिलती है। अब दूसरी लाइन देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्स। इसे फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। यहाँ इनकम चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़, सब पर एक ही प्रतिशत से टैक्स लगेगा, मान लीजिए 15%। अब तीसरी और सबसे जरूरी लाइन पर आइए, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रिग्रेसिव टैक्स। ये उल्टा सिस्टम है। यहाँ इनकम बढ़ने पर टैक्स का बोझ प्रतिशत में कम हो जाता है।
आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? उदाहरण देखिए, जीएसटी। मान लीजिए एक लैपटॉप पर 5,000 रुपए का जीएसटी लगा। एक गरीब व्यक्ति जिसकी महीने की कमाई 20,000 है, उसके लिए ये 5,000 रुपए उसकी कमाई का 25% हो गया। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जिसकी महीने की कमाई 5 लाख है, उसके लिए ये 5,000 रुपए सिर्फ 1% हुआ। देखा आपने, टैक्स का अमाउंट तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन बोझ गरीब पर कहीं ज्यादा है। इसीलिए जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सब लोग पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइए। हम टैक्सेशन के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए बस 2 शब्दों को समझना है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब है कानूनी तौर पर सरकार को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है, और इंसिडेंस का मतलब है असल में टैक्स का बोझ किसकी जेब पर पड़ रहा है। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स, यहाँ इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। जैसे इनकम टैक्स, मेरी इनकम है तो टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी, इम्पैक्ट भी मेरी है और पैसा भी मेरी ही जेब से जाएगा, इंसिडेंस। सीधा साधा मामला। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ ये दोनों अलग अलग लोगों पर होते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, टैक्स का पैसा आपकी जेब से जाता है, इंसिडेंस। लेकिन सरकार को वो टैक्स जमा कौन कराता है? रेस्टोरेंट का मालिक, इम्पैक्ट। तो जिसका गला सरकार पकड़ेगी वो इम्पैक्ट, और जिसकी जेब खाली होगी वो इंसिडेंस। बस इतना ही है, समझ गए? तो डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी या कमाई पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स जब हम कोई प्रॉपर्टी, सोना या शेयर्स बेचकर मुनाफा कमाते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी जो शेयर मार्केट में खरीद बिक्री पर लगता है, और हाँ, एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था जो अब खत्म कर दिया गया है। इस लिस्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है। अब हम आते हैं आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार पर, जीएसटी। सोचिए, पहले देश में इतने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे, हर राज्य के अपने अलग अलग कानून थे कि हमारा देश एक बाजार जैसा था ही नहीं। इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए जीएसटी लाया गया, जिसका नारा था एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। सोच कर देखिए, जीएसटी से पहले क्या हाल था। केंद्र का एक्साइज टैक्स, राज्यों का वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, मतलब टैक्स का एक जाल था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बीमारी थी कैस्केडिंग इफेक्ट। इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब था टैक्स के ऊपर टैक्स। कल्पना कीजिए, एक फैक्ट्री ने 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए टैक्स दिया, तो चीज 110 की हो गई। अब जब दुकानदार उसे आगे बेचेगा तो वो 110 रुपए पर टैक्स देगा, मतलब उस 10 रुपए के टैक्स पर भी टैक्स लग गया। इससे आखिर में ग्राहक के लिए चीजें बिना वजह महंगी हो जाती थी। ये सिस्टम आम आदमी की जेब काट रहा था। तो इस समस्या का समाधान जीएसटी कैसे बना? सबसे पहले ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब टैक्स उस राज्य को मिलेगा जहां सामान का उपभोग हुआ, न कि जहां वो बना। और दूसरा, इसने टैक्स पर टैक्स वाली बीमारी का इलाज किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नाम की दवा से। इसको सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए मैं एक शर्ट बनाती हूँ। मैंने धागा खरीदने पर 10 रुपए का टैक्स दिया, फिर शर्ट बेचने पर मुझे सरकार को 25 रुपए का टैक्स देना है। लेकिन जीएसटी सिस्टम में सरकार कहेगी आप पूरे 25 मत दो, जो 10 रुपए आप पहले ही दे चुके हो उसको माइनस कर लो, अब सिर्फ बाकी के 15 रुपए जमा करा दो। इससे फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। है ना शानदार सिस्टम? चलिए अब देश से निकलकर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल कैसे अकाउंटिंग की तिकड़म से करोड़ों का टैक्स बचा लेती हैं और कैसे पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर इसका तोड़ निकाल रही हैं। बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है ये। इसके लिए एक खास टर्म है जो एग्जाम में बार बार आता है, बीप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ये बड़ी कंपनियों की एक सोची समझी चाल है। वो क्या करती हैं? अपने मुनाफे को भारत जैसे ज्यादा टैक्स वाले देश से सिर्फ कागजों पर शिफ्ट कर देती हैं उन देशों में जहां टैक्स या तो जीरो है या न के बराबर। इन जगहों को कहते हैं टैक्स हेवन। इससे होता क्या है? मुनाफा कमाया भारत में लेकिन टैक्स दिया जीरो, मतलब भारत का जो टैक्स बेस था उसे इरोड कर दिया, यानी खत्म कर दिया।
अब सवाल है कि ये प्रॉफिट शिफ्ट होता कैसे है। इसका एक बहुत पॉपुलर तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को देखिए, मैं इस पूरे खेल को समझाता हूं। स्टेप 1, मान लीजिए एक कंपनी का एक ऑफिस भारत में है जहां 30% टैक्स है और एक ऑफिस किसी टैक्स हेवन देश में है जहां 0% टैक्स है। स्टेप 2, अब भारत वाला ऑफिस टैक्स हेवन वाले ऑफिस को कोई सर्विस बेचता है, लेकिन इसकी कीमत, जिसे ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, वो जानबूझकर बहुत ज्यादा दिखाते हैं। स्टेप 3, इससे क्या हुआ? भारत वाले ऑफिस का खर्चा कागजों पर बढ़ गया और मुनाफा बिल्कुल कम या 0 हो गया, तो भारत में टैक्स भी 0 देना पड़ा। स्टेप 4, और सारा का सारा मुनाफा कहाँ चला गया? टैक्स हेवन वाले ऑफिस के खाते में, जहां टैक्स लगता ही नहीं। समझे ये पूरा कागजी खेल। इस बेप्स और ट्रांसफर प्राइसिंग के खेल को रोकने के लिए दुनिया के 130 से भी ज्यादा देश एक साथ आए और उन्होंने इन कंपनियों को घेरने का एक प्लान बनाया। इस समाधान का नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इसके तहत सबने मिलकर तय किया कि बड़ी कंपनियां दुनिया में कहीं भी काम करें, उन्हें कम से कम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब अगर वो किसी टैक्स हेवन में सिर्फ 2% टैक्स दे रही हैं तो कोई बात नहीं, बाकी का बचा हुआ 11% टैक्स उन्हें अपने होम कंट्री को देना होगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। यहाँ हम कुछ और जरूरी टैक्स टर्म्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। इनसे अक्सर सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सरकार ने देखा कि कुछ कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं, पर सरकारी छूट का फायदा उठाकर 0 टैक्स दे रही हैं। तो सरकार ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आपको कम से कम इतना मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बस वही है मैट। दूसरा है गैर, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये सरकार का एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के इरादे से कोई गोलमोल ट्रांजैक्शन करती है तो गैर के तहत उसे पकड़ा जा सकता है। तीसरा है डीजीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पहले जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी मुनाफा बांटती थी तो उस पर टैक्स काटती थी। अब ये नियम खत्म हो गया है। अब जिसको डिविडेंड मिलता है वो अपनी इनकम के हिसाब से खुद टैक्स देता है। इस बदलाव को जरूर याद रखिएगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, एक देश ऐसा टैक्स सिस्टम कैसे बनाए जो एफिशिएंट भी हो और फेयर भी, जो सरकार का खजाना भी भरे, देश में व्यापार को भी बढ़ावा दे और आम आदमी पर ज्यादा बोझ भी न डाले। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, एक ऐसा बैलेंस है जिसे हर देश, हर सरकार ढूंढने की कोशिश करती है। मैंने कोशिश की है कि टैक्स के इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए आसान बना सकूं। इस सेशन को 1-2 बार और देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। आप परीक्षा में जरूर अच्छा करेंगे। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार। चलिए आज इकोनॉमी का एक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम शॉर्ट में बीओपी कहते हैं। अब देखो, नाम सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में ये हमारे देश भारत का पूरी दुनिया के साथ 1 साल का हिसाब किताब है। जैसे अपने घर का बजट होता है ना, कितना पैसा आया, कहां कहां खर्च हुआ, बस वही चीज देश के लेवल पर है। और एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक समझ लो फेविकोल का जोड़ है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल दिमाग में क्या आता है? हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं, इंडिया ने अमेरिका से इतना इंपोर्ट किया, चाइना को इतना एक्सपोर्ट किया। तो इतने सारे देशों के साथ अरबों खरबों डॉलर का जो लेन देन हो रहा है, इसका पूरा बही खाता, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है भाई? कैसे रखता है? क्या इसका भी कोई सिस्टम होता है? इसी सवाल का जवाब है हमारा आज का चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे क्लास में चलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बीओपी आखिर है क्या, फिर इसके 2 बच्चों से मिलेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक, एफडीआई और एफपीआई के बीच का अंतर, इसको समझेंगे। उसके बाद हम रियल डेटा देखेंगे कि आखिर कागजों पर इंडिया की कहानी क्या है, और सबसे आखिर में इस पूरे हिसाब किताब को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसका फाइनल फॉर्मूला सीखेंगे। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, देश का हिसाब किताब। इस सेक्शन में हम बीओपी की नींव रखेंगे। यहां हम समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का आखिर मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से, 0 से शुरू करेंगे। देखिए, अब इसकी किताबी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। इसमें हर शब्द इंपॉर्टेंट है। यह कहती है बीओपी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है,
सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि ये एवाई नहीं लिखा जाता, ये डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम पर चलता है, बिल्कुल प्रोफेशनल अकाउंटिंग की तरह। किसका रिकॉर्ड? सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, मतलब हर वो लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व्ड है। किनके बीच? एक देश के रेजिडेंट्स, और यहां रेजिडेंट्स का मतलब सिर्फ नागरिक नहीं, बल्कि हमारी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस और हमारी सरकार भी है, और बाकी दुनिया के बीच। और कब? एक गिवन पीरियड में, जो आमतौर पर एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इन 4 कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इस टेक्निकल डेफिनेशन को थोड़ी देर साइड में रखिए और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए घर का साल भर का बजट बनाते हैं। सैलरी आई, रेशन पे खर्च हुआ, बच्चों की फीस गई, बस बीओपी हमारे देश का वैसा ही बजट है पूरी दुनिया के साथ। 1 साल के अंदर इंडिया से जितना भी पैसा विदेश गया और विदेश से जितना भी पैसा इंडिया आया, चाहे वो एक सुई के इंपोर्ट से हो या सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से, हर एक पैसे का रिकॉर्ड इस बही खाते में लिखा जाता है। इतना सिंपल है। अब इस हिसाब किताब का गोल्डन रूल समझ लीजिए, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन से इंडिया में फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर आती है, उसको हम क्रेडिट यानी प्लस साइड में लिखते हैं। सोचो, हमने यूरोप को चावल एक्सपोर्ट किए तो डॉलर आए, ये क्रेडिट है। और जब भी इंडिया से डॉलर बाहर जाता है, उसको हम डेबिट यानी माइनस साइड में लिखते हैं। जैसे हमने चाइना से मोबाइल इंपोर्ट किया तो डॉलर गए, ये डेबिट है। सिंपल सा रूल, पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस। चलिए अब बॉब के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को समझते हैं, द करंट अकाउंट यानी चालू खाता। इसको करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देश के रोजमर्रा के चालू लेन देन आते हैं जो बार बार होते रहते हैं। ये देश की करंट फाइनेंशियल हेल्थ का आईना है एक तरह से। तो इस करंट अकाउंट के 2 मुख्य भाग हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि इसके 2 ड्रॉर हैं। पहला है विजिबल्स, यानी वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन्हें ही गुड्स या मर्चेंटाइज कहते हैं, जैसे विदेश से आई गाड़ी, हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ गेहूं, इंपोर्ट किया हुआ तेल। और दूसरा ड्रॉर है इनविजिबल्स, यानी अदृश्य चीजें। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं पर जिनका लेन देन होता है, जैसे हमारी आईटी कंपनीज जो अमेरिका को सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही हैं, या दुबई से किसी ने अपने परिवार को पैसा भेजा। इनको आगे और डिटेल में देखेंगे। अब विजिबल्स वाले पार्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, सिर्फ सामान यानी गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बोटी भी कहते हैं। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया यहां हमेशा डेफिसिट यानी घाटे में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि हम विदेशों से सामान खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है क्रूड ऑयल, जिसका हम बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत कुछ है। इसीलिए हमारा बीओटी हमेशा नेगेटिव रहता है। अब आते हैं करंट अकाउंट के दूसरे हिस्से, इनविजिबल्स पर। यहां हमारी कहानी बिल्कुल उलट जाती है। इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला, सर्विसेज। हमारी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस पूरी दुनिया को सर्विसेज देकर डॉलर कमाती हैं। दूसरा, इनकम। मान लीजिए टाटा ने यूके में कोई कंपनी खरीदी तो उसका प्रॉफिट इंडिया आएगा। और तीसरा, ट्रांसफर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेमिटेंसेस, विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने घर भेजा गया पैसा। और यहां गुड्स के उलट इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता है। हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि यहां हमारे पास पैसा आता ज्यादा है, जाता कम है। तो हमने रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब यानी करंट अकाउंट समझ लिया। अब आते हैं बीओपी के दूसरे बड़े हिस्से पर, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। इसमें रोज के लेन देन नहीं आते, बल्कि देश के बड़े बड़े लॉन्ग टर्म निवेश और उधार का हिसाब किताब होता है। तो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले हैं इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आते हैं एफटीआई और एफपीआई, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिर हैं लोन्स, जैसे हमारी रिलायंस कंपनी ने अमेरिका के बैंक से उधार ले लिया। और आखिर में बैंकिंग कैपिटल, जैसे एनआरआईज अपने एफसीएनआर अकाउंट में डॉलर जमा करते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस खाते की हर ट्रांजैक्शन देश की एसेट या लाइबिलिटी यानी संपत्ति या जिम्मेदारी को बदलती है। जैसे एफडीआई आया तो देश में फैक्ट्री बनी, ये एसेट है। लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है। तो इसका सार क्या निकला कि कैपिटल अकाउंट की हर ट्रांजैक्शन देश के एसेट्स और लाइबिलिटीज पर सीधा सीधा असर डालती है। और एक बात हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इंडिया एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, पूरी दुनिया यहां पैसा लगाना चाहती है। इसीलिए हमारा कैपिटल अकाउंट आमतौर पर सरप्लस में ही रहता है।
मतलब निवेश और उधार के जरिए पैसा इंडिया में आता ज्यादा है और जाता कम है। अब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम का फेवरेट है, एफडीआई और एफपीआई के बीच का फर्क। यहां स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको एकदम आराम से ध्यान से समझना है, ये बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर इन दोनों का अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में लंबे समय के लिए आता है। ये शादी जैसा है, इन्वेस्टर यहां बिजनेस करने आता है, फैक्ट्री लगाता है, मशीन खरीदता है और कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। वहीं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आता है। ये डेटिंग जैसा है, इन्वेस्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता है और जैसे ही दाम बढ़ते हैं बेचकर निकल जाता है। इसका कंपनी चलाने से, कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए एफपीआई को हॉट मनी यानी गरम पैसा भी कहते हैं। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये पैसा जितनी तेजी से देश में आता है उतनी ही तेजी से बाहर भी चला जाता है, जिससे इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसीलिए ये थोड़ा रिस्की माना जाता है। चलिए, अभी तक हमने सारी थियरी पढ़ ली, अब देखते हैं कि असलियत में जमीन पर इंडिया की बीओपी स्टोरी कैसी दिखती है। इसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों का सहारा लेंगे। चलो देखते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। इस बार चार्ट को ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट में यानी इनविजिबल्स में इंडिया का हिस्सा कैसे बढ़ा है। 2005 में ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड में हमारा हिस्सा सिर्फ 2% था और आज ये बढ़कर 4.3% से भी ज्यादा हो गया है। मतलब हमारी हिस्सेदारी डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये सीधे सीधे हमारी सॉफ्टवेयर और आईटी पावर का सबूत है। और इस नंबर को देखिए, $190 बिलियन। ये हमारा सिर्फ सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस है, यानी हमने इतने ज्यादा डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं इंपोर्ट के मुकाबले। यही वो ताकत है जो हमारे गुड्स वाले घाटे को संभालती है। हमारी आईटी, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज इसके पीछे की असली शक्ति हैं। ये टाइमलाइन हमारे पूरे करंट अकाउंट की कहानी बताती है। आप देख सकते हैं कि 2013 से 19 तक हम लगातार डेफिसिट यानी घाटे में चल रहे थे, लेकिन फिर आया 2020-21 यानी कोविड का साल। उस साल अचानक हमें एक छोटा सा सरप्लस देखने को मिला। अब एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देश में लॉकडाउन था, फैक्ट्रीज बंद थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो हमारा इंपोर्ट, खासकर तेल का इंपोर्ट अचानक बहुत गिर गया था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी खुली हम वापस डेफिसिट में आ गए, जो कि हमारी नॉर्मल स्थिति है। तो अब हम इस चैप्टर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम संतुलन। हमने देखा कि एक खाते में घाटा है, दूसरे में फायदा, तो आखिर देश का हिसाब बराबर कैसे होता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस स्लाइड पर इंडिया की टिपिकल स्थिति का आसान सा चित्र है। एक तरफ है करंट अकाउंट का ग्लास, जिसमें इंपोर्ट का पानी ज्यादा निकल रहा है और एक्सपोर्ट का कम आ रहा है, इसलिए यह हमेशा डेफिसिट यानी घाटे में रहता है। दूसरी तरफ है कैपिटल अकाउंट का ग्लास, जिसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट का पानी तेजी से आ रहा है, इसलिए यह आमतौर पर सरप्लस में रहता है। यही पूरे चैप्टर का सार है। इस एक लाइन को समझ गए तो आधा चैप्टर क्लियर। ध्यान से सुनिए, हमारे कैपिटल अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा, जो सरप्लस आता है एफडीआई, एफपीआई के जरिए, वो हमारे करंट अकाउंट के घाटे को, उस गड्ढे को भरने में यानी उसको फाइनेंस करने में काम आता है। इस तरह से एक खाते का प्लस दूसरे खाते के माइनस को बैलेंस कर देता है और आखिर में हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो आखिर में सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में एफपीआई जैसी हॉट मनी पर निर्भर रहना आगे जाकर रिस्की हो सकता है। तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को, खासकर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को कैसे मजबूत कर सकता है ताकि हमें विदेशी पूंजी पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़े? इस पर सोचना जरूर। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।